जय श्री राम भाई। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी का भाई विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिस्टर नावल एक्सप्लेनर सेकंड पर। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आप सभी जानते ही हो चैनल मोनेटाइज नहीं है और वीडियो बनाने पर कुछ मिलता भी नहीं है, तो सपोर्ट दिखाओ भाई, चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और हाँ, आप में से जो भी भाई हरम नावल यानी कि एडल्ट नावल ऑडियो सुनना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीमियम वाले पे डेली 6 से 7 ऑडियो आती है, एक गंटे की, और फ्री वाले पे डेली एक ऑडियो। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, ज्वाइन कीजिए। अब चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। पार्ट 3 तो पहले ही अपलोड हो चुका, कभी कभी भूल जाता हूँ। स्कूल बनाने के लिए जोहूफान को जमीन के एक टुकड़े की जरूरत थी। पहले तो उसने मोटेनियल साम्राज्य की शाही राजधानी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में उसने तय किया कि उसे अपने लिए एक बड़ा इलाका चाहिए। चूंकि उसे लैंग यांग पुस्तकालय में मौजूद संक्षिप्त और अविस्तृत मानचित्रों के अलावा विश्व के भूभाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए वह मोटेनियल साम्राज्य के पुस्तकालय में रुक गया। जैसी कि उम्मीद थी, ये बहुत बड़ी थी। शाही महल के अलावा यह शायद जोहूफान की अब तक देखी सबसे बड़ी इमारत थी। लैंग यांग शहर के पुस्तकालय की तरह यह एक ऊंचा गोलाकार टॉवर था, केवल बहुत अधिक चौड़ा और ऊंचा। जोहूफान ने कार लेने की जहमत नहीं उठाई और सीधे आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे किसी ने नहीं रोका क्योंकि वे उसे देख नहीं सकते थे। उसने एक आसान तरकीब निकाली, वह थी प्रकाश क्यूई का इस्तेमाल करके उसे अदृश्य बनाना। यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में इसका प्रयोग किया और यह उनकी आशा के अनुरूप ही काम किया। संकेतों के कारण जोहूफैन को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि नक्शे और भूगोल की पुस्तकें कहाँ हैं, और उसे सही मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बार जब उसने ऐसा कर लिया तो उसने कुछ नया करने की ठानी। चूंकि जोहूफान की दिव्य दृष्टि उसे हर चीज का हर विवरण देखने की अनुमति देती थी, तो क्या ऐसी किताब पढ़ना संभव नहीं होगा? अपनी अद्भुत बुद्धि के कारण जोहूफैन बिना हिले डुले ही एक किताब को तुरंत पढ़ लेता था। इस विचार को मन में रखते हुए जोहूफान ने अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी सीमा एक सामान्य आकार के घर से बढ़कर एक विशाल क्षेत्र में बदल गई। अप्रत्याशित रूप से इसने पूरे पुस्तकालय को कवर कर लिया। जैसे ही जोहूफैन के दिमाग में जानकारी भर गई, उसे समझने के लिए उसका मस्तिष्क अपनी अधिकतम गति से चलने लगा। 1 मिनट बीतने के बाद ही उसे अपनी दिव्य अनुभूति हुई। इतने समय में उसने न सिर्फ पुस्तकालय की हर किताब पढ़ डाली, बल्कि पूरी संरचना भी समझ ली। एकत्रित जानकारी के आधार पर जोहूफैन स्कूल के लिए एक आदर्श स्थान चुनने में सक्षम हो गया। यद्यपि यह एक बंजर भूमि थी, जोहूफैन को विश्वास था कि वह इसे स्वर्ग में बदलने में सक्षम होगा। जोहूफैन कुछ ही मिनटों में कई साम्राज्यों को पार कर बाहरी साम्राज्यों तक पहुंच गया। बाहरी साम्राज्य मूलतः उनकी अपनी दुनिया थे। जोहूफैन जिस जगह पर रुके थे वह दुनिया की मुख्य भूमि थी। उस क्षेत्र पर केवल 10 साम्राज्यों का ही शासन था। हालांकि 10 साम्राज्यों के अलावा भी कई अन्य साम्राज्य थे। वास्तव में हजारों साम्राज्य थे। बाहरी साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य वास्तव में 10वें स्थान पर स्थित साम्राज्य के समान स्तर पर था। हालांकि जोहूफैन की मंजिल बाहरी साम्राज्यों में नहीं थी। जोहूफैन द्वारा चुने गए क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसे मानव बस्ती से सबसे दूर जाना था। एक ऐसा स्थान जहां केवल रेत ही रेत थी। जोहूफैन को बंजर भूमि तक पहुंचने में बस 10 मिनट और लगे। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, वहां सिर्फ रेत थी। आसमान में 1 मील दूर भी कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। बिना ज्यादा इधर उधर देखे जोहूफैन ने अपना हाथ हिलाया और रेगिस्तान पर मिट्टी का ढेर गिरता गया। उसने ये सुनिश्चित किया कि मिट्टी और पत्थर की नींव धरती की गहराई तक पहुंचे, जहां रेत भी नहीं थी। जब उसने ये काम पूरा किया तो 100 वर्ग मील का क्षेत्र एक मैदान और कुछ पहाड़ों में तब्दील हो गया। हालांकि वहां कोई हरा रंग नहीं था। इसके बाद जोहूफैन ने पानी की क्यूई उंडेली। वो तब तक नहीं रुका जब तक एक विशाल झील और 2 नदियां नहीं निकल आईं। इस समय जोहूफैन को अपनी श्रेष्ठता का जबरदस्त एहसास होने लगा था। अपने हाथों से वह असल में एक नई दुनिया रच रहा था। इस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि काश वह पहले ही नए दायरे में घुस जाता, जिससे धरती बनाना 10 गुना आसान हो जाता। एक बार धरती और पानी होने पर जोहूफैन ने बादल बनाए और जीवनदायिनी क्यूई की वर्षा से धरती को पोषित किया। कुछ ही समय में पौधे उगने लगे और जमीन का ज्यादातर हिस्सा घास से ढक गया। हालांकि जोहूफैन को एहसास हुआ कि वह अपने साथ कोई जानवर लाना भूल गया था। हालांकि वह ताकतवर था, फिर भी वह जीवन पैदा करने के करीब भी नहीं था। इसलिए जोहूफैन ने 10 साम्राज्यों की त्वरित यात्रा की और हर जंगली और सूक्ष्म जानवर को उठाया जो उसे दिखाई दिया। उसने उन्हें अपने सिर के ऊपर एक गोले में इकट्ठा किया और हवा में लटका दिया ताकि कोई हत्या न हो। उसे यह महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि अब बहुत हो गया और वह वापस बंजर भूमि पर चला गया। जोहूफैन ये सोचकर हवा में रुक गया। चूंकि अब ये बंजर भूमि नहीं रही, इसलिए उसे इसका नाम चाहिए था।
सैकड़ों विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, फिर भी उसे कोई उपयुक्त नाम ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। उसने कैस अकादमी या कैस यूनिवर्सिटी जैसे नामों पर विचार किया था, लेकिन कोई भी नाम सही नहीं लगा। कुछ मिनट बाद जो फैन ने तय किया कि वह इसका नाम किसी खास चीज के नाम पर नहीं रखेगा। इसके बजाय वह कोई भी बेतरतीब नाम सोचेगा। कुछ समय बाद उन्हें हुआंग लोंग अकादमी नाम सूझा। चूंकि वह इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सका, इसलिए उसने यही रास्ता चुना। इसके साथ ही जो फान अकादमी वापस पहुंच गया और टेराफॉर्मिंग का काम पूरा कर लिया। अब बस स्कूल बनाना बाकी था। चूंकि उन्हें वास्तुकला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक धातुओं को संपीड़ित करने का निर्णय लिया, जैसा उन्होंने फॉर्मेशन क्यूब के साथ किया था, तथा अंदर की सजावट करने से पहले बाहरी हिस्से को आकार दिया। चूंकि उसे ढेर सारे अयस्कों की जरूरत थी, जो फान धरती में गहराई तक गया और जितना हो सके उतना अंदर गया। रास्ते में उसने धातु, लोहा, हीरा या सोने का हर टुकड़ा इकट्ठा किया जो उसे दिखाई दिया। 30 मिनट बाद वह धरती के केंद्र तक पहुंच गया। चूंकि पूरी दुनिया यह मानती थी कि पृथ्वी केवल तैरती हुई मिट्टी का एक गोला है, इसलिए जो फैन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी के बीच में एक छोटा सा सूर्य तैर रहा था। यह अद्भुत और बहुत गर्म था। हालांकि जो फान पसीने को रोक पाने में सक्षम था, लेकिन कोई भी इंसान उसके पास जाते ही राख में बदल जाता। जो फैन उस तैरती हुई वस्तु को देखकर बेहद उत्सुक था। ऐसी चीज मिलना उसके लिए बहुत अप्रत्याशित था। जैसे ही जो फैन करीब आया, कोर को उसके अस्तित्व का आभास हुआ और कोर पर एक विस्फोट हुआ। ऊर्जा की लहर अप्रत्याशित जो फैन की ओर बढ़ी और लगभग उसे अपने पैरों से गिरा दिया। हालांकि जो फान को जैसे ही एहसास हुआ कि क्या हुआ है, उसने तुरंत अपना संतुलन वापस पा लिया। उसके हाथ के एक झटके से उसके सामने एक ढाल बन गई जिसने हमले को पूरी तरह से रोक दिया। जो फान ने जब गौर से देखा तो उसे समझ आया कि पिछली हरकत को हमला नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह तो किसी चीज के पास आने पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। एक क्षण के लिए जो फैन ने सोचा कि क्या ये संवेदनशील है, लेकिन जैसे ही जो फैन ने इसे दाव के साथ देखा, सिद्धांत तुरंत खारिज हो गया। दाव के साथ उसने दाव को ही मूल से बाहर और भीतर प्रवाहित होते देखा। ऐसा लग रहा था कि यही नश्वर दाव का स्रोत है। हालांकि ये सृजन नहीं, बल्कि पुनर्चक्रण था। यदि उनका सिद्धांत सही था, तो ब्रह्मांडीय दाव का एक हिस्सा इस ग्रह से टकराया होगा और इस कोर का निर्माण हुआ होगा। शायद जो फान धरती पर जीवन के स्रोत को भूल रहा था, जिसमें उसका अपना जीवन भी शामिल है। एक बार जब जो फैन को एहसास हुआ कि कोर ब्रह्मांडीय दाव के एक हिस्से से बना हो सकता है, तो उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यदि वह इसके विरुद्ध जल्दबाजी में आगे बढ़ता तो संभावना थी कि पूरा ग्रह ही विस्फोटित हो जाता। यद्यपि जो फैन उत्सुक था, लेकिन उसे आज मरने का मन नहीं था। इसलिए थोड़े से आंतरिक संघर्ष के बाद वो पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर घूमता रहा और पृथ्वी के अंदर घूमता रहा तथा धातु और अन्य अयस्कों को इकट्ठा करता रहा। 3 घंटे और इकट्ठा करने के बाद जो फैन के पास बहुत बड़ी मात्रा में धातु थी। प्रत्येक टुकड़ा पिछले गठन क्यूब की तुलना में एक स्तर अधिक तक संघनित था। धातु की वर्तमान मात्रा से वह 1 मील चौड़ा परिसर बना सकते हैं। बेशक उनका आशय 1 मील चौड़ी एक इमारत से नहीं था, बल्कि उनके द्वारा निर्मित स्वर्ग के एक पूरे हिस्से से था। हालांकि धातु केवल नींव ही होगी। जो फैन को मजबूत लकड़ी और अन्य सामग्रियां भी बनानी थी, जिनका इस्तेमाल मुख्य भवन और बाकी परिसर के निर्माण में किया जा सके। पृथ्वी के अंदर से निकलते हुए जो फैन ने अनुमान लगाया कि उसने पृथ्वी पर मौजूद धातु का लगभग 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। अगर उसने इसे संघनित न किया होता, तो शायद वह पूरी दुनिया पर धातु की एक चादर बिछा सकता था। वहां से निकलकर वह एक विशाल जंगल में गया। यह बाहरी साम्राज्यों के जंगलों में से एक था और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल था। जो फान जंगल में पहुंचा और तलवार क्यूई से कुछ पेड़ काट डाले। फिर उसने लकड़ी को मजबूत बनाने के लिए उसी संपीड़न विधि का इस्तेमाल करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से जैसे ही उसने कोशिश की, लकड़ी टूटकर बिखर गई। ऐसा लग रहा था कि जो फैन को लकड़ी को और मजबूत बनाने के लिए किसी और तकनीक की जरूरत होगी। जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। शायद अगर वह लकड़ी में ढेर सारी लकड़ी क्यूई डाल दे तो लकड़ी स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगी। इससे न केवल जो फैन की समस्या हल होगी, बल्कि जंगल को भी वनों की कटाई से बचाया जा सकेगा। पहली बार कोशिश करने पर लकड़ी तुरंत फट गई। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ही बार में ज्यादा क्यूई डाल दी है और उसने दोबारा कोशिश की। दूसरी बार उसने बहुत धीमी शुरुआत की और पेड़ जल्दी ही लकड़ी की क्यूई से लबालब भर गया। जैसे जैसे ये भरता गया, लकड़ी ने लकड़ी की क्यूई को सोखना शुरू कर दिया। इसे देखकर जो फान ने अनुमान लगाया कि इसे सोखने में 1 दिन लगेगा और फिर भी उसे ये प्रक्रिया दोहरानी होगी। जो फैन कोई तेज रास्ता ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। इसलिए उसने पूरे जंगल में लकड़ी की बारिश करवा दी। इसके बाद जो फैन स्कूल के लिए डिजाइन की योजना बनाने चले गए। हर दिन वह वापस आता और इस प्रक्रिया को दोहराता, जिससे लकड़ी तेजी से मजबूत होती जाती।
1 महीने बाद लकड़ी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। झोऊ फान ने अनुमान लगाया कि अब तक ये किसी शुरुआती कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से पूरी ताकत से वार झेल सकती थी। अब उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। चून की लकड़ी को बढ़ने में काफी समय लगा था, इसलिए उसने पिछले कुछ दिन निर्माण के लिए जरूरी दूसरी सामग्री ढूंढने और उसे बेहतर बनाने में बिताए थे। अब केवल वास्तविक इमारत ही बची थी और झोऊ फैन की शक्तियों के साथ यह एक आसान काम था। हालांकि उससे पहले उसे इमारत के प्रबंधन के लिए लोगों को नियुक्त करना था। इनमें सफाईकर्मी, रसोइया, गार्ड और सहायक शामिल थे। उसने शिक्षकों को न रखने का फैसला किया क्योंकि खेती के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। खुद कक्षाएं चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वह सब कुछ स्वयं करने के बजाय वह मोटेनियल साम्राज्य के लिए उड़ान भरी और सम्राट को यह सब करने का आदेश दिया। यदि उसके अधीनस्थ के रूप में सबसे शक्तिशाली सम्राट था तो वह स्वयं ऐसा क्यों करेगा? स्वाभाविक रूप से सम्राट उसकी आज्ञाओं का पालन करने में प्रसन्न हुआ और उसने 1 महीने में सभी को इकट्ठा करने का वादा किया। वह हर श्रेणी में सबसे बेहतरीन तैयार करेगा। झोऊ फान को राहत महसूस हुई कि उसकी दूरदर्शिता इतनी अच्छी थी। कौन जाने उसे अकेले ही अच्छे कर्मचारी इकट्ठा करने में कितना समय लग जाता। हर तरह की तैयारी पूरी होने के बाद झोऊ फान हुआंग लोंग अकादमी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसे बनाने के बाद उसे रक्षा, तापमान और शायद साधना के लिए संरचनाएं बनानी थीं, लेकिन अकादमी बनाना ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम था। झोऊ फान स्वर्ग क्षेत्र की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां ढेर सारी सामग्री का पहाड़ लगा हुआ है। अपने शक्तिशाली दिमाग से झोऊ फान को अकादमी बनाने के लिए अपनी एक भी मांसपेशी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे बस कल्पना करनी थी कि वह उसे कैसा देखना चाहता है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। झोऊ फान ने स्वर्ग के बीचों बीच एक विशाल महल जैसी इमारत की कल्पना की, जिसके बाद खाने, नहाने और रहने के लिए एक और इमारत होगी। मुख्य महल स्कूल वाला हिस्सा होगा। झोऊ फान ने फिर वाणिज्य के एक क्षेत्र की कल्पना की। भविष्य में वह एक योग्यता प्रणाली बनाएंगे जहां छात्र अध्ययन और साधना में अर्जित अंकों से चीजें खरीद सकेंगे। कुछ ही समय में भव्य हुआंग लांग अकादमी का निर्माण हो गया। झोऊ फान ने हुआंग लोंग अकादमी को देखा तो वह गर्व और संतुष्टि से भर गया। हुआंग लोंग अकादमी संभवतः अब तक की सबसे बड़ी इमारत है। आखिरकार कोई भी ऐसा स्थान नहीं बना सकता था, न ही ऐसी सामग्री ढूंढ सकता था जो इतना वजन सहन कर सके। हालांकि झोऊ फैन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे अभी भी कुछ संरचनाएं बनानी थीं। सबसे पहले उसे एक क्यूई उत्पादक संरचना की आवश्यकता होगी। फिर उसे एक रक्षात्मक संरचना की आवश्यकता होगी और अंत में उसे एक शानदार संरचना की आवश्यकता होगी जो ठंडी हवा और अच्छा मौसम पैदा करे। जब वह सोच रहा था कि जरूरी धातु कहां से लाऊं, तो उसे एक विचार आया। धातु पर आकृति बनाने के बजाय क्या वह उसे जमीन पर नहीं लिख सकता था? वह इसे एक सरणी कहेगा। झोऊ फान तुरंत अपने विचार पर काम करने लगा। चूंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, इसलिए उसने सबसे कम महत्वपूर्ण रक्षा सरणी से शुरुआत की। चूंकि जमीन पहले से ही उसके दबाव से सख्त हो चुकी थी, झोऊ फान को उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह इधर उधर उड़कर जमीन पर अपनी क्यूई से अदृश्य रेखाएं बना सकता था। ये व्यू उनके द्वारा पहले बनाए गए स्वरूपों से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बड़ा था और वह इसे और भी मजबूत बनाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, झोऊ फैन अपना सारा प्रयास सबसे मजबूत संभव व्यू रचना के निर्माण में लगा रहा था। झोऊ फैन को इसे पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन इसे पूरा करने से ठीक पहले उसे एक विचार सूझा। अगर वह इसे दांव से जोड़ दे तो क्या होगा? इससे ये निराकार और कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। बेशक वह इसे केवल नश्वर दांव से ही जोड़ सकता था। इस विचार के साथ झोऊ फान ने एक अतिरिक्त लंबी रेखा खींची जो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंची और उससे निकलने वाली दांव ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरी व्यवस्था में ऊर्जा भर गई। झोऊ फैन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। इस रहस्योद्घाटन के साथ झोऊ फान ने क्यूई उत्पन्न करने वाली सरणी बनाई और उसे दांव से जोड़ दिया। पिछली सरणी की तरह झोऊ फान ने इसे पूरी एकाग्रता और पूरी मेहनत से बनाया। दांव से जुड़कर इसने इतनी मात्रा में क्यूई उत्पन्न की कि झोऊ फान भी इसे स्वीकार करने लगा। उसने अनुमान लगाया कि यह उस मात्रा का 5वां हिस्सा था जो वह स्वयं उत्सर्जित करता। जैसे ही उन्होंने अंतिम सरणी, लग्जरी सरणी को पूरा किया, हुआंग लोंग अकादमी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। बस स्टाफ और छात्रों को इकट्ठा करना बाकी था। हालांकि उन्होंने अनुमान से जल्दी काम पूरा कर लिया, लेकिन सम्राट को कुछ लोगों को पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए था। आखिरकार 1 महीने से ज्यादा हो गया है। झोऊ फान फिर साम्राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बंजर भूमि तक एक सड़क बनवाई। उसने कुछ तालाब और झीलें भी बनवाई ताकि यात्रियों को रास्ते में पानी मिल सके। आखिरकार अकादमी बंजर भूमि के बीचों बीच थी। प्राकृतिक जल के बिना उस रास्ते पर जीवित रहना मुश्किल होता।
झोऊ फान ने अनुमान लगाया कि साम्राज्य तक पहुंचने में एक शाही गाड़ी को भी 1 साल से ज्यादा समय लगेगा। आखिरकार वो दुनिया के दूसरी तरफ था। इसलिए छात्रों को लेने से पहले उन्होंने एक जगह रुककर कुछ स्वचालित गाड़ियों पर काम किया जो स्पिरिट स्टोन पर काम करती थी। एक स्पिरिट स्टोन पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त होता था, इसलिए सम्राट को लागत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। साम्राज्य पहुंचने से पहले झोऊ फान गुफा में वापस गया। वहां पहुंचकर उसने काओलिन, जानवरों और 10 जातियों में से 3 प्रतिभाशाली जूनियर्स को इकट्ठा किया। उनमें से प्रत्येक के पास 95 या उससे अधिक प्रतिभा थी और सबसे प्रतिभाशाली काओमेजू न केवल काओलिन की बेटी थी बल्कि उसके पास 98 प्रतिभा थी। यद्यपि यह बाकी टीमों से केवल 3 अंकों का अंतर था, लेकिन ये 3 अंक का अंतर ऐसा था जिसे अन्य टीमें कभी भी पाट नहीं सकी। जाने से पहले झोऊ फान बर्बर जाति के पास गया। चूंकि उसने बाकी क्रिस्टलों का इस्तेमाल आत्मा के पत्थर बनाने के लिए किया था, इसलिए बाकी सभी जातियां यहां आ गई थीं। छत से लटका आखिरी बड़ा क्रिस्टल ही उन्हें रोशनी दे रहा था। दुर्भाग्य से झोऊ फान इसे अकादमी में सरणियों को शक्ति प्रदान करने के लिए ले जाने वाला था। हालांकि वे दाव द्वारा संचालित थे, फिर भी यह क्रिस्टल दाव के तनाव से थोड़ी राहत प्रदान करता। हालांकि अच्छी खबर बुरी खबर से कहीं ज्यादा भारी थी। चूंकि गुफाओं में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी, झोऊ फान ने उन्हें सतह पर लाने का फैसला किया। वास्तव में वह उन्हें अपने बनाए स्वर्ग में वापस ले आएगा। हालांकि काओलिन और 3 प्रतिभाशाली शिष्यों को छोड़कर बाकी जातियां अकादमी में नहीं रहेंगी और इसके बजाय इसके बाहर ही रहेंगी। हालांकि यह सुनने में बुरा लग रहा था, फिर भी यह इलाका एक फलता फूलता नखलिस्तान था जिसकी वे जरूर कद्र करते। अगर वे तैयार होते तो झोऊ फान उन्हें अकादमी में कुछ काम के पद भी देने को तैयार था। झोऊ फान ने अपने इरादे जाहिर करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने गुफा में मौजूद हर जीव को एक अटूट बुलबुले से घेर लिया था। पहले तो वे घबरा गए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह झोऊ फान की हरकत है तो वे शांत हो गए। जानवरों, काओलिन, 3 शिष्यों और शेष 10 जातियों के साथ झोऊ फैन मोटियनियल साम्राज्य के लिए उड़ गया। जब झोऊ फान वहां पहुंचा तो उसने बुलबुले सबके चारों ओर नहीं फैलाई क्योंकि यह एक छोटी सी यात्रा होती। जब मोटियनियल साम्राज्य के नागरिकों ने बिना किसी इंसान के तैरते हुए बुलबुले देखे तो वे घबरा गए। जब वे ऐसा कर ही रहे थे, झोऊ फान महल में दाखिल हुआ और सम्राट से मिला। जब उसने प्रतिभाएं मांगी तो सम्राट ने सिर हिलाया और उन्हें लेने दौड़ पड़े। जैसे ही वह राजक भीड़ के पास से गुजरे, उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण देकर उन्हें शांत किया कि यह ईश्वर का कार्य था। कुछ ही देर में सम्राट को अपने पीछे 10 पुरुषों और महिलाओं के साथ महल में प्रवेश करते देखा गया। झोऊ फैन, जिसने सम्राट के सिंहासन पर बैठने का बीड़ा उठाया था, आने वाली प्रतिभाओं को देखता रहा। उनमें 7 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। उनकी उम्र 10 से 30 वर्ष के बीच थी। जब वे सिंहासन कक्ष में दाखिल हुए तो उनके चेहरों पर भ्रम देखा जा सकता था। वह आदमी कौन है? उनमें से कई ने खुद से पूछा। उसकी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के सिंहासन पर बैठने की? हालांकि उनका भ्रम तब और बढ़ गया जब उन्होंने सम्राट को उस व्यक्ति के सामने आदरपूर्वक घुटने टेकते देखा। भगवान झोऊ फैन, मैं प्रतिभाएं लाया हूं, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा। जब प्रतिभाशाली लोगों ने उसकी बात सुनी तो वे एक बार फिर उलझन में झोऊ फैन को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी झोऊ फैन के बारे में नहीं सुना था, विशेषकर वह नहीं जो सम्राट से अधिक शक्तिशाली हो। हालांकि बेहतर कपड़े पहने हुए लोगों में से एक सम्राट के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। मैं भगवान झोऊ फैन को नमस्कार करता हूं, उन्होंने कहा। झोऊ फान ने उस आदमी की तरफ देखा। उसके कपड़े और घुटनों के बल बैठने के अंदाज से साफ जाहिर था कि वह एक रईस आदमी है। हालांकि उस आदमी को ज़ो फान के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी जैसे ही उसने सम्राट को ऐसा करते देखा, वह घुटनों के बल बैठ गया। जाहिर है वह काफी होशियार था। तुम्हारा नाम क्या है? झोऊ फैन ने पूछा। मेरा नाम याओ ज़ेन है सर, मेरी उम्र 20 साल है, उसने जवाब दिया। जब झोऊ फान ने ये नाम सुना तो वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह सचमुच एक कुलीन व्यक्ति था। उसे मोटेनियल साम्राज्य की किताबों में काउंट याओ का संक्षिप्त उल्लेख याद आया। झोऊ फैन ने सिर हिलाते हुए बाकी लोगों की ओर देखा। क्या आप में से किसी को पता है कि आप आज यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने पूछा। कुछ हद तक महोदय, महामहिम ने हमें बताया कि हम प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने हमें अगली सूचना तक शाही राजधानी में ही रहने को भी कहा। मुझे लगता है कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, महिलाओं में से एक ने जवाब दिया। सचमुच? झोऊ फैन ने सिर हिलाया। तुम अपनी प्रतिभा की वजह से यहाँ हो और मैं तुम्हें एक मौका देने आया हूँ, उसने कहा। जब वह बात कर रहे थे तो प्रतिभाशाली लोगों ने उन्हें बीच में नहीं रोका। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मेरा मानना है कि तुम्हें बताने से बेहतर होगा कि मैं तुम्हें दिखा दूं, मेरे पीछे आओ, झोऊ फैन ने सिंहासन कक्ष से बाहर जाते हुए कहा। जब लोगों ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने पुष्टि के लिए सम्राट की ओर देखा। आखिरकार वे उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, भले ही वह झोऊ फान का अधीनस्थ प्रतीत होता हो।
जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, सम्राट ने उनके पीछे आओ के इशारे में हाथ हिलाया तथा उनके चेहरे पर तुम किसका इंतजार कर रहे हो का भाव था। प्रतिभाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के झोउ फैन को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि झोउ फैन बाहर ही खड़ा हवा में देख रहा था। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उन्हें कुछ बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे ही वे पूछने वाले थे कि वह उन्हें क्या दिखा रहा है, झोउ फैन ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक विशाल अलौकिक पीला अजगर आकाश में छा गया। उसने कुंडली मारकर ऐसा दहाड़ा कि पूरा साम्राज्य हिल गया। प्रतिभाओं का समूह उस विशाल अजगर को विस्मय से देख रहा था। उन्होंने न कभी ऐसी चीज देखी थी, न कभी कल्पना की थी। उसकी अद्भुत शक्ति देखकर उनकी रूह कांप उठी। यह मेरी अकादमी, हुआंग लोंग अकादमी का शुभंकर है। मैं तुम्हें इसमें शामिल होने का मौका दे रहा हूँ। वहां तुम्हें शक्तिशाली बनने का मौका मिलेगा, इतना शक्तिशाली कि तुम पहाड़ तोड़ सको या नदी बना सको। झोउ फान ने प्रतिभा के विस्मय को भंग करते हुए कहा। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। पीले अजगर का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और शक्तिशाली बनने का मौका उन्हें पहले से कहीं ज्यादा लुभावना लगने लगा था। क्या कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता? झोउ फैन ने पूछा। बेशक, एक भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं किया गया। प्रतिभाओं को साथ लेकर झोउ फान हुआंग लोंग अकादमी जाने के लिए तैयार था। जाते हुए उसने सम्राट की ओर देखा। प्रतिभाओं की तलाश जारी रखो। अब से जैसे ही तुम्हें कोई प्रतिभा मिले तुम उसे मेरे पास भेज सकते हो। 3-4 साल बाद मैं वापस आऊंगा। उस समय मैं तुम्हें अपने साथ हुआंग लोंग अकादमी ले जाऊंगा, उसने कहा। जाने से पहले झोउ फान ने सम्राट से अपनी बनाई सड़क और स्वचालित गाड़ियों के बारे में बात की। सम्राट ने ध्यान से ध्यान दिया और झोउ फान ने जल्दी से बातचीत खत्म कर दी। चेहरे पर मुस्कान के साथ सम्राट ने झोउ फैन को अपने द्वारा एकत्रित किए गए श्रमिकों के साथ विदा किया। जैसे ही झोउ फान वापस उड़ा, इंसानों, 10 जातियों और जानवरों से भरे बुलबुलों की एक सेना उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह जहां से भी गुजरता लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते। बुलबुलों के बावजूद झोउ फैन को ज्यादा धीमा नहीं पड़ना पड़ा। उसे हुआंग लोंग अकादमी पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा। जब सभी ने अपने सामने स्वर्ग देखा तो वे विस्मय और आशा से भर गए। आखिरकार निकट भविष्य में वे यही रहने वाले थे। झोउ फान ने सबसे पहले 10 प्रजातियों और जानवरों को नीचे उतारा। अकादमी के निर्माण से बची सामग्री से वे जल्द ही अपना घर बना सकेंगे। जानवरों के लिए झोउ फान ने उन्हें अकादमी के बाहर अपना आवास बनाने दिया, लेकिन वे फिर भी वहां जाएंगे। यद्यपि वे पाठों को ठीक से समझ नहीं पाए, फिर भी वे साधना के लिए हवा में क्यूई का उपयोग कर सकते थे। दरअसल झोउ फान के वापस आने के कुछ ही समय बाद उसने क्यूई व्यू का विस्तार पूरे नखलिस्तान को घेरने के लिए कर दिया, न कि सिर्फ हुआंग लोंग अकादमी को। इस तरह जानवर अपने आवासों के भीतर ही साधना कर सकते थे। जानवरों और 10 जातियों को छोड़ने के बाद झोउ फैन मानव जाति और 10 जातियों से श्रमिकों और प्रतिभाओं को अकादमी में ले आया। जब उन्होंने अकादमी में कदम रखा तो वे एक बार फिर दंग रह गए। सब कुछ कितना विशाल और आरामदायक लग रहा था। यहाँ तक कि जिस पत्थर पर वे चल रहे थे उससे भी उन्हें ताकत और कोमलता का एहसास हो रहा था। यह उस आलीशान इमारत का कमाल था। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे छात्रावास तक ले चलूंगा, झोउ फैन ने कहा। जैसे जैसे समूह झोउ फैन के पीछे पीछे आगे बढ़ता गया, वे हुआंग लोंग अकादमी की हर चीज को देखकर आश्चर्यचकित होते गए। इमारतें विशाल थीं, हवा ठंडी थी और सब कुछ साफ सुथरा था। जब वे छात्रावास में पहुंचे तो उन्हें वह इमारत देखकर आश्चर्य हुआ जो छात्रावास के कमरे से ज्यादा एक महल जैसी लग रही थी। अब से तुम यहीं रहोगे। तुम अपनी मर्जी से कोई भी कमरा चुन सकते हो क्योंकि सब एक जैसे ही हैं, झोउ फान ने कहा। प्रतिभाओं ने उत्सुकता से सिर हिलाया और इमारत में भाग गए। हालांकि झोउ फैन ने कहा कि सभी कमरे एक जैसे हैं, फिर भी उन्होंने अंतर खोजने की कोशिश की। चारों ओर देखते हुए झोउ फान मजदूरों को एक अलग इमारत में ले गया। हालांकि वह छात्रावासों जितनी भव्य नहीं थी, फिर भी वह उनके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। उन्हें बुनियादी नियम बताने के बाद झोउ फैन ने उन्हें अपने काम के निर्देशों के लिए कल दोपहर 1 बजे अकादमी के केंद्र में मिलने को कहा। जब झोउ फान छात्र छात्रावास में पहुंचा तो सभी पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे अकादमी को और भी करीब से देखने के लिए उत्सुक थे। इसलिए झोउ फान ने उन्हें सभी क्षेत्रों का भ्रमण कराया और उन्हें दिखाया। इसके बाद उन्होंने उन्हें कल सुबह 8 बजे मुख्य भवन में अपने पहले पाठ के लिए आने को कहा। सिर हिलाकर वे उत्सुकता से भरे हुए अपने छात्रावास के कमरों में चले गए। इसी तरह रात बीत गई। झोउ फान पूरी रात मुख्य भवन में साधना करता रहा। वह तभी रुका जब 10 लोगों का समूह अंदर आया। स्वागत है, मेरे सामने बैठ जाइए, झोउ फैन ने कहा। जिस हॉल में वे खड़े थे वह काफी बड़ा था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। उसका आकार लगभग एक बड़े सिंहासन कक्ष जितना था। झोउ फैन कमरे के अंत में थोड़ी ऊंची मंजिल पर बैठा था, जबकि बाकी जगह केवल फर्श थी।
बदकिस्मती से फर्श कंक्रीट का था। हालांकि लग्जरी एरे से थोड़ी मदद मिली, फिर भी उस पर लंबे समय तक बैठना असुविधाजनक था। झोउ फैन ने व्यक्तिगत रूप से इसे इस तरह से डिजाइन किया था ताकि वे लंबे समय तक बैठने के लिए प्रतिरोध विकसित कर सकें, और स्वाभाविक रूप से एक बार कुछ बार बैठने के बाद उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। जब छात्र उसके सामने पैर क्रॉस करके बैठे तो झोउ फैन बोला, आज ही मैं तुम्हें कुछ देर के लिए सिखाऊंगा। चूंकि तुम सब यहाँ अकेले हो, इसलिए तुम्हें साधना के बारे में सिखाना अनुचित लगता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों के बारे में सिखाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने भविष्य के साथियों को भी वही सिखाओगे जो तुम आज सुन रहे हो। झोउ फैन ने कहा। हाँ स्वामी झोउ फैन, सबने एक स्वर में कहा। सबसे पहले स्कूल के आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद एक मेरिट सिस्टम लागू होगा। आपके अच्छे नतीजों के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल हथियार या लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए कर सकते हैं। मेरिट पॉइंट्स के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भविष्य में ये बहुत अहम होंगे, झोउ फैन ने बताया। दूसरी बात, अगले 3-4 साल तक तुम सबके पास करने को कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने एक प्रशिक्षण क्षेत्र बनाया है जहां तुम अलग अलग हथियार आजमा सकते हो। एक बार जब तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम उससे प्रशिक्षण ले सकते हो और स्कूल खुलने पर तुम्हें फायदा होगा, झोउ फैन ने आगे कहा। झोउ फैन 1 घंटे तक बोलते रहे, फिर उन्होंने छात्रों को जाने दिया। इस दौरान उन्होंने उन्हें साधना के बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि साधना कैसे की जाती है। मजदूरों से मिलने और उनके काम समझाने के बाद झोउ फैन उन्हें एक कमरे में ले गया जो एक टुकड़ी द्वारा ठंडा रखा गया था और जिसमें ढेर सारा खाना था। यह इतनी मात्रा थी कि अगर वे शिकार करने से पहले इंतजार भी करते तो भी कुछ देर तक चल जाती। जहां तक बाहरी भोजन की समस्या का सवाल है, झोउ फैन ने पशुओं के प्रजनन में तेजी लाने के लिए जीवन क्यूई का उपयोग किया, और 100 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले नखलिस्तान के साथ 1000 छात्रों के साथ भी भोजन की कोई कमी नहीं होगी। सब कुछ तय हो जाने के बाद झोउ फैन एकांतवास के लिए तैयार था। इस बार वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वह अगले स्तर तक नहीं पहुंच जाता। मुख्य इमारत के ऊपरी हिस्से में जाने से पहले उसने ये जरूर सुनिश्चित कर लिया था कि उसने जरूरी काम कर लिया है। ऊपर उसका अपना कमरा था, सिर्फ वही उस तक पहुंच सकता था और जानता था कि वह मौजूद है, इसलिए परेशान होने की कोई चिंता नहीं थी। ठंडे फर्श पर पैर पार करके बैठे झोउ फैन ने साधना शुरू कर दी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 1 साल बहुत जल्दी बीत गया। इस दौरान अकादमी में 100 और छात्र शामिल हो गए थे। पहले 10 छात्रों ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए झोउ फैन को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सम्राट की चेतावनी भरे शब्दों से किसी ने हंगामा नहीं मचाया और न ही किसी को नुकसान पहुंचाया। झगड़े केवल तभी होते थे जब छात्र मैदान में एक दूसरे से भिड़ते थे। चूंकि वहां अपने युद्ध कौशल को प्रशिक्षित करने या पुस्तकालय में उन पुस्तकों को पढ़ने के अलावा कुछ भी करने को नहीं था जो झोउ फैन ने मोटेनियल साम्राज्य से ली थी, इसलिए प्रशिक्षण सबसे लोकप्रिय काम था। शुरुआत में तो पहले 10 छात्रों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही लड़ाई झगड़े की पृष्ठभूमि वाले और ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र सामने आने लगे। कुछ ही समय में वे अन्य छात्रों के बराबर हो गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पलक झपकते ही 1 और साल बीत गया। इस दौरान अकादमी में कुल छात्रों की संख्या 250 तक पहुंच गई थी। अभी 1 हफ्ते पहले ही अकादमी में एक चौंकाने वाली खबर से हंगामा मच गया था। 100 की प्रतिभा वाला पहला व्यक्ति सामने आया था। यद्यपि 20.99 प्रतिभाएं सामने आई थीं, ये पहली बार था जब 100 प्रतिभाएं आई थीं। अगर झोउ फैन को ये खबर पता चलती तो उसे उस छात्र में कुछ दिलचस्पी होती। आखिरकार, हालांकि सम्राट को दिए गए उनके प्रशिक्षणों में अधिकतम 100 प्रतिभाएं ही थीं, फिर भी उससे आगे के स्तर थे, और 100 प्रतिभा के एक बिल्कुल नए स्तर की ओर एक प्रवेश बिंदु था। यदि 98 और 99 के बीच का अंतर एक मेज की दूरी के बराबर कहा जा सकता है, तो 99 और 100 के बीच का अंतर एक घर की दूरी के बराबर होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कुछ ही समय बाद 2 और वर्ष बीत गए और झोउ फैन ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही झोउ फैन ने अपनी आंखें खोली, एक नीली क्यूई ने उसके शरीर को ढक लिया। ये वह क्यूई नहीं थी जिसे झोउ फैन ने समझा था, बल्कि वह क्यूई थी जो इस नए क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसके द्वारा उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ साथ इस सफलता ने उसे स्वाभाविक रूप से क्यूई बनाने की क्षमता भी दी।
यह ऐसी क्यूई नहीं थी जो शरीर से बाहर जा सकती थी, बल्कि ऐसी क्यूई थी जो धीरे धीरे उसके मानवीय शरीर को बदल रही थी। एक दिन क्यूई में स्नान करने के बाद उसने उसके शरीर को ढकना बंद कर दिया और उसकी आत्मा की गहराइयों में समा गया। झोऊ फान ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह सुप्त अवस्था में ही रहा और उसकी इच्छा के प्रति उदासीन रहा। आह भरते हुए झोऊ फान ने फिलहाल हार मान ली। क्यूई से भी ज्यादा जरूरी झोऊ फान को यह देखना था कि उसके शरीर पर इसका क्या असर होता है। अपने शरीर को टटोलते हुए उसे याद आया कि क्यूई इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। यह अंतरिक्ष क्यूई थी। झोऊ फैन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह उसके शरीर को कठोर बना रहा था, जिससे वह अंतरिक्ष के प्रति प्रतिरोधी हो गया था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, झोऊ फैन अपने बैठने की जगह से उछल पड़ा और पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा पर उड़ गया। जैसे ही वह उस तक पहुंचा, उसने घबराहट में अपना हाथ अंतरिक्ष में डाल दिया। उसने संकुचित आंखों से देखा कि कैसे अंतरिक्ष उसके हाथ को छू रहा था। हालांकि कुछ सेकंड बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खुशी से आंखें चौड़ी करते हुए झोऊ फान पहली बार बाहरी अंतरिक्ष में उड़ गया। हवा और ध्वनि की कमी के अलावा यह पृथ्वी जैसा ही महसूस हुआ। नमस्ते, झोऊ फैन ने अंतरिक्ष में बोलने की कोशिश करते हुए कहा। हैरानी की बात यह थी कि वह खुद को बोलते हुए सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष क्यूई के मिश्रण ने उसकी आवाज को भी प्रभावित किया था। झोऊ फान ने बाह्य अंतरिक्ष में क्यूई का इस्तेमाल करने की कोशिश की और यकीनन ये बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर गया। पीछे मुड़कर देखें तो उसे बहुत पहले ही अंतरिक्ष में जाने लायक शक्तिशाली हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे चिंता थी कि उसकी क्यूई अंतरिक्ष में काम नहीं करेगी। हालांकि वह अपनी नियति सिद्ध नहीं कर सका, झोऊ फान खुश था कि उसने इंतजार किया, वरना वह सिर्फ अनंत अंतरिक्ष में ही खड़ा रह पाता। हालांकि इस सफलता के साथ उसकी गति और भी तेज हो गई। दरअसल वह सैकड़ों गुना तेज हो गया था। अब उसे पूरा विश्वास था कि वह 1 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इसकी जांच करने के बजाय झोऊ फान ने चांद को देखा। वह बहुत उत्सुक था कि यह किस चीज से बना है और कैसा दिखता है। अपनी नई गति के साथ उसे पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। खुशकिस्मती से वह रात में ही आगे बढ़ गया था और चांद ठीक उसके सिर के ऊपर था। अन्यथा उसे वहां पहुंचने से पहले दुनिया के दूसरे छोर तक यात्रा करनी होगी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे एक नई क्यूई का एहसास हुआ। यह ऐसी क्यूई थी जिसका अनुभव उसने धरती पर पहले कभी नहीं किया था। चूंकि वह महसूस कर सकता था कि यह चंद्रमा के लिए कुछ अनोखी बात है, इसलिए उसने इसे चंद्र क्यूई नाम दिया। जैसे ही उन्होंने इसका नाम रखा, झोऊ फैन को इसका एहसास हो गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, उसने मन ही मन सोचा। जब से वह अंतरिक्ष में आया था, उसने सांस लेने की कोशिश भी नहीं की थी। हालांकि उसे सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। शायद अब मुझे जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं है। इस विचार के साथ झोऊ फैन सचमुच कह सकता था कि उसने अपनी मानवीय सीमाओं को तोड़ दिया था। यद्यपि वह पहले से ही पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और समुद्र को उलट सकता था, फिर भी कम से कम वह एक सामान्य मनुष्य के समान कार्य तो करता था, यद्यपि उससे बहुत कम। झोऊ फैन को आश्चर्य हुआ कि क्या एक दिन ऐसा आएगा जब उसके शरीर से खून आना बंद हो जाएगा। इस विचार मात्र से ही वह सिहर उठा। आगे सोचने के बजाय झोऊ फैन ने विषय बदल दिया। मुझे वापस लौट जाना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। अब जब वह रास्ता निकाल चुका है तो स्कूल शुरू करने का समय आ गया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने चंद्र क्यूई को समझने का निर्णय लिया। अन्य तत्वों और अवधारणाओं की अपनी समझ के कारण इसमें केवल 4 दिन और लगे। तब तक झोऊ फान पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार हो चुका था। वापस लौटते हुए झोऊ फान ने नए क्षेत्र का नाम शून्य पारगमन रखा। यह समझने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसने इसका नाम ऐसा क्यों रखा। 1 मिनट में झोऊ फान अपने कमरे में वापस पहुंच गया। उसे बस 1 मिनट लगा, क्योंकि उसे आधी दुनिया घूमकर पहले मोटेनियल सम्राट को उठाना था। सौभाग्य से उनकी मृत्यु अभी नहीं हुई थी। उन्होंने युवराज के नाम एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उनके पिता राजगद्दी पर नहीं है और उन्हें गद्दी संभालनी चाहिए। चूंकि पिछले 4 वर्षों में अकादमी के बारे में जानकारी दूर दूर तक फैल चुकी है, इसलिए उन्हें ज्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब वे वहां पहुंचे तो सम्राट भ्रमित और असमंजस में था। आखिरकार उसने अभी अभी प्रकाश की गति के करीब उड़ान भरी थी। अगर झोऊ फान ने जानबूझकर उसकी रक्षा न की होती तो वह घर्षण से धूल में मिल जाता। उठो, अकादमी खुलने का समय हो गया है, झोऊ फान ने सम्राट के विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा। झोऊ फैन के शब्दों से सम्राट एओशे अपने विचारों से जाग गए। जी सर, उसने कहा। जल्दी से उठकर और अपने आप को संभालते हुए सम्राट झोऊ फैन के पीछे खिड़की तक गया। क्यूई का उपयोग करके झोऊ फैन ने उसे और सम्राट दोनों को हवा में तैरने पर मजबूर कर दिया। सभी छात्र मुख्य भवन में रिपोर्ट करें, झोऊ फैन ने कहा। हालांकि वह चिल्लाया नहीं, लेकिन उसके शब्द पूरे अकादमी में गूंज उठे। हर कोई अपनी तेज गति से मुख्य भवन की ओर दौड़ा।
इस बीच झो फैन ने एक और विस्तृत प्रतिभा परीक्षण सरणी स्थापित की। इसमें एक आत्मीयता परीक्षक के साथ साथ झो फैन द्वारा हाल ही में बनाई गई प्रतिभा परीक्षण की एक नई प्रणाली भी शामिल थी। उन्हें संख्या देने के बजाय यह उनकी मध्याह्न रेखाओं को रैंक देगा। इन रैंकों का निर्माण और नामकरण स्वाभाविक रूप से झो फैन द्वारा किया गया था। अब तक उन्होंने मेरिडियन के 7 स्तर बनाए थे, जिनमें से प्रत्येक का 1 से 10 तक का छोटा रैंक था। उदाहरण के लिए सबसे खराब प्रतिभा रैंक 10 ट्रैश मेरिडियन होगी और सबसे अच्छी प्रतिभा रैंक 1 सम्राट मेरिडियन होगी। विशिष्ट क्रम था कचरा, कमजोर, नश्वर, महान, आत्मा, राजा और सम्राट। उनके अनुमान के अनुसार 95 रैंक 10 स्पिरिट मेरिडियन होना चाहिए, जबकि 100 रैंक 1 स्पिरिट मेरिडियन होगा। जहां तक उच्चतर का प्रश्न है तो उनकी संख्या अभी भी 100 ही दिखाई गई होगी, लेकिन वास्तव में यह 101 भी हो सकती थी। कुछ ही देर में मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर 500 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन दरवाजे बंद थे और चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे उन्हें खोल नहीं पा रहे थे। अचानक एक छात्र ने ऊपर देखा और आसमान की ओर इशारा किया। उसकी उंगली का अनुसरण करते हुए दरवाजे के आसपास खड़े छात्रों ने हवा में देखा तो देखा कि 2 लोग हवा में उतर रहे हैं। सामने वाला चेहरा पहचानने लायक नहीं था, जबकि पीछे वाला चेहरा दुनिया का सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा था। भीड़ के बीच में अचानक 10 छात्र जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। छात्र उन्हें असमंजस से देखते रहे और वे बोल पड़े, हम भगवान झो फैन को नमस्कार करते हैं, उन्होंने एक स्वर में कहा। सभी को आश्चर्य हुआ कि जिसका वे अभिवादन कर रहे थे वह सम्राट नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति था। बाकी सबको निष्कर्ष पर पहुंचने में बस एक पल लगा, जरूर यही संस्थापक होगा। जल्दी ही सभी छात्र घुटने टेक दिए। कृपया खड़े हो जाए, आप हुआंग लोंग अकादमी के छात्र हैं, मेरे सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, झो फान ने कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग जल्दी से उठ खड़े हुए और उसे रास्ता दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। आखिरकार अकादमी के संस्थापक होने के अलावा वह स्वयं ईश्वर भी थे। जैसे ही झो फैन सम्राट के साथ जमीन पर उतरा, वह दरवाजे की ओर मुड़ा और आगे बढ़ गया। सब लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक उच्च स्तरीय प्रतिभा परीक्षण केंद्र तक ले जाऊंगा। अब तुम्हें सही मायने में पता चल जाएगा कि अकादमी में तुम्हारा क्या स्थान है, उन्होंने कहा। उसके पीछे चल रहे लोगों के चेहरे खिले हुए थे। हालांकि उन्हें अपने साथियों की तुलना में उसकी प्रतिभा का अंदाजा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इन संख्याओं का असल मतलब क्या है। जैसे जैसे समूह झो फैन के पीछे पीछे चल रहा था, एक स्वाभाविक क्रम बनता हुआ प्रतीत हो रहा था। आगे 3 लोग साथ साथ चल रहे थे। अकादमी में केवल यही 3 लोग थे जिनके पास 100 प्रतिभाएं थीं। उनके पीछे 99 प्रतिभाओं वाले 30 लोग थे। ये क्रम 95 प्रतिभाओं तक इसी तरह चलता रहा, जिन्होंने अधिकांश स्थानों पर कब्जा कर लिया। कुछ ही देर में वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। ये वही कमरा नहीं था जिसमें झो फान ने पहले 10 छात्रों को पढ़ाया था, बल्कि एक बिल्कुल अलग कमरा था। एक अहाते के अलावा कमरा पूरी तरह खाली था, बस बाईं ओर कुछ खिड़कियां ही दिखाई दे रही थीं। ये सरणी आपकी प्रतिभा का परीक्षण करेगी। यह आपके मेरिडियन को कचरा, कमजोर, नश्वर, महान, आत्मा, राजा या सम्राट के रूप में रैंक करेगी, साथ ही 1-10 तक की संख्या भी देगी, जिसमें 10 कम और 1 उच्च होगा। यह आपको आपकी रुचियों के बारे में भी बताएगा। इसके अलावा इस कमरे में सभी के लिए आत्मा सबसे संभावित प्रतिभा है। ठीक है, तुम आगे आओ, इस पंक्ति पर खड़े हो जाओ, झो फान ने 100 प्रतिभाओं में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा। जी सर, उसने कहा। वह आत्मविश्वास से भरे कदमों से व्यूह की ओर बढ़ा और जल्द ही बीच में खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? झो फैन ने पूछा। मेरा नाम वेई क्यूई है सर, उसने जवाब दिया। अपना सिर हिलाते हुए झो फैन ने कुछ क्यूई को सरणी में डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह सरणी कई रंगों में चमक उठी। वेई ची को लगा जैसे उसके शरीर पर किसी परजीवी ने हमला कर दिया हो। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत कर लिया। 10 सेकंड के बाद झो फैन ने अपना मुंह खोला। आत्मिक मूल रैंक 1, संबंध अग्नि, धातु और बौद्ध क्यूई। बधाई हो, आप में अद्भुत प्रतिभा है, झो फैन ने प्रशंसा की। चेहरे पर मुस्कान लिए वेई क्यूई एक तरफ चला गया और इंतजार करने लगा। अगला, झो फैन ने कहा। परीक्षण किए जाने वाले अगले 2 लोगों में भी स्पिरिट रैंक 1 प्रतिभा थी। पहले चेनजी का पृथ्वी, धातु और लकड़ी से संबंध था। दूसरे पिनफाई में छाया, फूल और यिन का अविश्वसनीय साम्य था। जब झो फैन ने पिनफी की प्रतिभा देखी तो वह उसकी यिन संबंधता देखकर हैरान रह गया। यिन सबसे शक्तिशाली संबंधों में से एक था और झो फैन भविष्य में उसकी प्रगति देखने के लिए उत्साहित था। बाकी 500 लोगों के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं था। स्पिरिट रैंक 3 मेरिडियन और स्पेस एफिनिटी वाले एक लड़के के अलावा बाकी लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। लड़के का नाम बू वू था। जब झो फैन ने सभी का परीक्षण पूरा कर लिया तो उसने वेई क्यूई, चेनजी, पिनफाई और बू वू को छोड़कर सभी छात्रों को छात्रावासों में भेज दिया।
जब कमरे में केवल वे 5 लोग बचे तो झोउ फैन बोला, तुम सब एक विशिष्ट वर्ग का हिस्सा बनोगे। वहां मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। बेशक पहले तुम्हें उन्हें इस्तेमाल करने लायक मजबूत बनना होगा। उन्होंने कहा। वह एक कुलीन वर्ग का विचार लेकर आया था क्योंकि वह सभी की प्रतिभाओं का परीक्षण कर रहा था। उसे लगा कि प्रतिभा की परवाह किए बिना सभी को एक ही वर्ग में रखना गलत होगा। अगर वह ऐसा करता तो परिणामस्वरूप उनका विकास धीमा हो सकता था। कक्षा के भीतर उसने पिछले 4 और जानवरों की योजना बनाई। जैसे ही वह उन जानवरों के बारे में सोच रहा था, दरवाजा जोर से खुला और मोटेनियल साम्राज्य का सम्राट और 5 विशालकाय जानवर अंदर आ गए। सौभाग्य से दरवाजा इतना बड़ा था कि वे उसमें समा सकते थे। जैसे ही जानवरों ने झोउ फान को देखा, वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे चाटने लगे। झोउ फान उन्हें छुड़ाने में काफी देर लगा। दोस्तों, उस कतार पर चढ़ जाओ ताकि मैं तुम्हारी प्रतिभा का परीक्षण कर सकूं, उसने कहा। जानवरों ने उसकी बातें सुनकर आज्ञाकारी होकर उसकी बात मान ली। हालांकि उसने पहले भी उनकी रुचियों को परखा था, लेकिन वह उनकी प्रतिभा को परख नहीं पाया था। यद्यपि उनमें मेरिडियन नहीं थे और उनकी जगह एक कोर था, फिर भी सैद्धांतिक रूप से यह संरचना काम करेगी। जैसे ही झोउ फैन ने जियाओलों के साथ एरे चालू किया, एक विस्फोट हुआ। अगर झोउ फैन ने तुरंत कार्रवाई न की होती तो पूरी अकादमी धूल में मिल जाती। झोउ फैन अपेक्षित परिणाम पर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जब सरनी में विस्फोट हुआ तो वह अपने पिछले सिद्धांत की पुष्टि करने में कामयाब रहा। हालांकि सरनी जानवरों के कोर का परीक्षण कर सकती थी, लेकिन यह उनके जानवरों के कोर का परीक्षण नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी प्रतिभा बहुत ऊंची थी। उन्होंने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि क्यों झोउ फैन की दयनीय मात्रा के बावजूद वे सफलता पाने में कामयाब रहे। जबकि यह व्यू सम्राट स्तर से ऊपर के मध्याह्न रेखाओं का परीक्षण कर सकता था, ऐसा प्रतीत होता था कि जानवर की प्रतिभाएं उससे कहीं अधिक थीं। मुझे लगता है हमें उस भाग को छोड़ना पड़ेगा, झोउ फैन ने कहा। ये कहकर वह 9 लोगों के समूह को मुख्य भवन के दूसरे हिस्से में ले गया। ये कमरा सबसे ऊपर था, झोउ फैन के कमरे के ठीक नीचे। इसमें डेस्क, एक ब्लैकबोर्ड और एक मंच था। मैं यहीं तुम सबको पढ़ाऊंगा। बाकी सबकी क्लास सुबह 8 बजे शुरू होती है, तुम्हारी दोपहर 3 बजे शुरू होगी। कल से क्लास शुरू हो रही है, इसलिए जाकर थोड़ी देर सो जाओ, झोउ फान ने कहा। सिर हिलाकर समूह चला गया और जानवर भी उसके पीछे पीछे चले गए। चूंकि झोउ फैन अकेला रह गया था, वह साधना कक्ष में चला गया, जहां उसने पहले 10 छात्रों को लिया था और सुबह 8 बजे तक साधना की। उस समय वह उठे और स्कूल भवन के सामने गए तथा 496 छात्रों को उनकी कक्षा में ले गए। वहां उन्होंने उन्हें साधना के बारे में कुछ सैद्धांतिक ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें पहले 4 लोकों के बारे में भी बताया। उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया क्योंकि नवजात आत्मिक लोक तक पहुंचने में भी उन्हें बहुत समय लग सकता था। कक्षा के अंतिम घंटे में झोउ फैन ने उन्हें सिखाया कि साधना कैसे करें। जिन लोगों की स्पिरिट रैंक 5 मेरिडियन या उससे ऊपर थी, वे उस घंटे में साधना शुरू करने के आधे रास्ते पर थे। उनकी गति ने काओलिन को शर्मिंदा कर दिया। यहां तक कि जब उन्होंने पहली बार खेती शुरू की तो उन्हें भी अधिक समय लगा। बेशक वह इन लोगों से थोड़ा अलग था। उसे साधना शुरू करने में लगभग 5 घंटे लगे क्योंकि उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जहां तक उनकी बात है, उन्हें मूलतः चम्मच से ची खिलाई जा रही थी। फिर भी उनकी गति सिर्फ नींव की स्थापना तक ही रहेगी। उसके बाद उनकी गति काफी धीमी हो जाएगी। झोउ फैन ने तो ये भी अनुमान लगाया कि स्पिरिट रैंक 3 को कोर फॉर्मेशन में पहुंचने में 10 साल लगेंगे। हालांकि आज की कक्षा समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वे अपने कमरों में साधना कर पाएंगे। संभावना थी कि उनमें से ज्यादातर आज रात्रि सभा के तीसरे स्तर में पहुंच जाएंगे। आखिरकार यह एक परिचयात्मक क्षेत्र था। पहली कक्षा के बाद झोउ फान उच्च वर्ग की कक्षा में गया। जब वह पहुंचा तो जानवर और बाकी 4 छात्र पहले से ही वहां मौजूद थे। पिछली कक्षा की तरह उन्होंने साधना और लोकों की मूल बातें सिखाईं। उन्होंने एक अंतर यह किया कि उन्होंने उन्हें आत्मा निर्माण लोक के बारे में भी बताया। हालांकि वे वहां दूसरों की तुलना में उतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे, फिर भी उन्हें बताना अच्छा होगा। आखिरी घंटे में उन्होंने एक बार फिर उन्हें साधना करना सिखाया। चूंकि जानवर पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उन्होंने चारों शिष्यों को बताया था। कक्षा के अंत तक सभी ने शुरुआत के 3/4 हिस्से तक पहुंच लिया था। हालांकि अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन बाद के चरणों में ये स्पष्ट दिखाई देने लगा। उस समय में सभी जानवर क्यूई संग्रह के तीसरे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने दिखाया कि उनकी प्रतिभा कितनी महान थी। झोउ फैन ने जल्द ही सभी को भेज दिया। उस रात प्रतिभाओं का एक नया समूह आया, इसलिए झोउ फैन ने पहली कक्षा से 1 घंटा कम करके पहले दिन की कक्षा दोहराए और उनकी प्रतिभा का परीक्षण किया। चूंकि हर महीने एक नया समूह आता था, इसलिए वह हर बार ऐसा करता था। नए समूह में 100 प्रतिभाओं वाला एक और व्यक्ति था। उसका नाम दीन रेन था और झोउ फान उसके परिणामों का इंतजार कर रहा था।
चूंकि वह समूह में सबसे आगे था, इसलिए सबसे पहले उसका परीक्षण किया गया। जैसे ही सरणी सक्रिय हुई, एक तेज रोशनी निकली। उसकी प्रतिक्रिया किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा थी। डीन रेन, सम्राट रैंक 3 मेरिडियन, समानताएं, अंतरिक्ष, अंधेरा, बर्फ। झो फान ने चेहरे पर हैरानी के साथ कहा। हालांकि वह आशान्वित था, उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति प्रकट होगा। वह न केवल आत्मा मेरिडियन से एक रैंक ऊपर था, बल्कि 2, और वो भी तीसरे नंबर पर। उसकी प्रतिभा के आगे बाकी सैकड़ों खिलाड़ी दयनीय लग रहे थे। हालांकि बाकी लोगों का परीक्षण हो चुका था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबकी नजरें उस नए व्यक्ति पर थीं जिसमें अद्भुत प्रतिभा थी। कुछ लोग समारोह समाप्त होने के बाद उसे देखना चाहते थे, लेकिन झो फैन व्यक्तिगत रूप से उसे अभिजात वर्ग में ले गए। उन्होंने कहा, आपकी प्रतिभा अविश्वसनीय है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि आप यहाँ सबसे प्रतिभाशाली हैं। क्या? डीन रेन ने कहा। उसने दूसरों के नतीजों के बारे में सुना था और उसे यकीन था कि इसमें कोई शक नहीं कि वह नंबर 1 है। क्या तुमने समारोह में 5 बड़े जानवरों को देखा? उनमें से हर एक की प्रतिभा तुमसे ज्यादा है, झो फान ने कहा। हालांकि वह उस लड़के को नीचे गिरा रहा था, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए। अगर उसे लगता है कि वह यहाँ सबसे प्रतिभाशाली है, तो वह ढिलाई बरत सकता है और घमंडी बन सकता है। झो फैन ने इस समस्या को शुरू होने से पहले ही खत्म करने का निर्णय लिया। इस क्लास में दोपहर 3 बजे आना। जाने से पहले उसने कहा। वह पहले भी एक बार पहली क्लास में देरी करवा चुका था। उन्हें दोबारा इंतजार करवाना अशिष्टता होगी। झो फान ने कक्षा को कुछ और बातें सिखाईं जो उन्होंने कल नहीं सीखी थीं, लेकिन सिखाने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। उसने साधना पर ज्यादा शोध नहीं किया था और अपने निजी अनुभवों के अलावा उसके पास कोई जानकारी भी नहीं थी। इस बार उन्होंने पूरा सत्र बातचीत में बिताया और अंत में उन्हें विदा किया। इसके बाद वह अभिजात्य वर्ग में गए, जिसमें 10वां सदस्य था। डीन रेन काफी असहज लग रहा था क्योंकि कक्षा का आधा स्थान जानवरों द्वारा घेर लिया गया था, लेकिन झो फैन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। शियाओलोव ने अधिक जगह बनाने के लिए एक टावर की तरह कुंडली बनाकर विचारशील होने की भी कोशिश की थी। हालांकि नए छात्र भी थे, फिर भी झो फान ने उन्हें वे चीजें सिखाई जो उन्होंने कल नहीं सिखाई थी। उन्होंने बस नए छात्र को कक्षा के बाद रुकने को कहा और खुद उसे साधना करना सिखाया। उन्होंने उसे एक पैम्फलेट भी दिया जिसमें उसे कल की बाकी बातें सिखाई गई थीं। घंटे के अंत में लड़का साधना शुरू करने में कामयाब हो गया और ची संग्रहण के पहले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि उसने ये काम जानवरों की तुलना में तेजी से किया, लेकिन उसे ची की बेहतर आपूर्ति भी मिल रही थी। 10 दिन बाद डीन रेन ने नींव की स्थापना में घुसपैठ की। उस समय तक जानवर भी नींव की स्थापना में घुस चुके थे। जैसे जैसे वे साधना करते रहे, प्रतिभा में अंतर तुरंत दिखाई देने लगा। जानवरों को फाउंडेशन स्थापना के दूसरे स्तर तक पहुंचने में 10 दिन और लगे, लेकिन डीन रेन को 1 महीना लग गया। झो फान ने पहले ही कक्षाएं बंद कर दी थीं और छात्रों को मुफ्त में जाने दिया था। उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत समय से कुछ नहीं था। जब वे बाद के क्षेत्रों में पहुंचेंगे, तभी उन्हें उनकी मदद की जरूरत होगी। चूंकि अब वे अध्यापन कार्य नहीं कर रहे थे, इसलिए झो फान ने साधना, संरचनाओं और व्यूह रचनाओं पर शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने हथियार बनाने का भी अध्ययन शुरू किया। जो काम दूसरों को 1 साल में पूरा करना पड़ता, झो फैन ने उसे 1 महीने में पूरा कर लिया और कुछ ही समय में उसने हथियार बनाने, संरचना और व्यूह रचना के लिए एक परिचयात्मक कक्षा तैयार कर ली। शुरुआती कुछ कक्षाओं में लगभग सभी छात्र आते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, और भी छात्र जाने लगे। 1 महीने बाद प्रत्येक कक्षा में लगभग 30 छात्र रह गए। उनमें से ज्यादातर कम प्रतिभाशाली थे और कोई दूसरा रास्ता तलाश रहे थे। 1 साल बहुत जल्दी बीत गया। उस समय में जानवर कोर संरचना में घुसने में कामयाब हो गए थे, जिससे उनके कोर उन्नत हो गए थे क्योंकि उनके पास पहले से ही एक कोर था, और डीन रेन नींव स्थापना के 5वें स्तर में घुस गए थे। जहां तक झो फैन की बात है, वह इस समय एक बगीचे में खड़ा था और पौधों पर लाइफ क्यू छिड़क रहा था। कुछ महीने पहले एक छात्र ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या क्यूई से दवा बनाना संभव है? तब से झो फैन ने इस विचार पर शोध करना शुरू कर दिया था और 1 सप्ताह पहले उन्हें सफलता मिल गई। काफी कोशिशों और गलतियों के बाद झो फैन ने एक ऐसी गोली बनाई जो कोर फॉर्मेशन से नीचे के किसी भी व्यक्ति की चोटों को तुरंत ठीक कर सकती थी। यह एक बड़ी सफलता थी जिसने अकादमी में अध्ययन की एक नई शाखा की शुरुआत की। इस तरह 1 और साल बीत गया। अब तक जानवर कोर गठन के तीसरे स्तर में घुस चुके थे और डीन रेन अभी अभी कोर गठन में घुसा था। जब उसने ऐसा किया तो झो फान वहां मौजूद था। वह यह देखना चाहता था कि कोर संरचना में प्रवेश करने वाला एक सामान्य इंसान कैसा दिखता होगा। जब डीन रेन ने इसे तोड़ा तो उसके तत्व आपस में मिल गए और एक त्रिरंगीय कोर बन गया। अंतरिक्ष के लिए एक काला नीला, अंधेरे के लिए एक काला और बर्फ के लिए एक बर्फीला नीला। झो फैन को इस सफलता के दौरान कुछ खास या दिलचस्प नहीं लगा। सब कुछ सुचारू रूप से चला।
इससे पहले कि डीन रेन अपनी आंखें खोलता, झोऊ फैन गायब हो गया और उसके कमरे में पुनः प्रकट हुआ। अगले 10 सालों तक झोऊ फान अपने कमरे में ही साधना करता रहा। हालांकि वह कभी कभार बाहर जाकर देखने जाता था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। उन 10 वर्षों में झोऊ फान शून्य पारगमन के तीसरे स्तर में पहुंच गया था। जानवर कोर संरचना के छठे स्तर में पहुंच गए थे और डीन रेन तीसरे स्तर में पहुंच गया था। इस समय पूरी अकादमी अपने आप चल रही थी। छात्र हथियार या गोलियां बनाकर उन्हें योगदान अंक लेकर बेचते थे और नए छात्र उन्हें खरीदते थे। झोऊ फैन के हस्तक्षेप के बिना भी अकादमी पूरी तरह से ठीक रहेगी। डीन रेन ने ग्रैंड एल्डर का पद संभाला था और नए छात्रों को साधना के बारे में सिखाया था। झोऊ फैन ने हथियार बनाने, गोलियां बनाने आदि की कलाओं में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को भी इस विषय को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। वे अपना खाली समय कला पर गहन शोध करने में भी बिताते थे। इसके अलावा झोऊ फैन ने अपनी कुछ मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाया था, जिससे एक नया खंड खुल गया जो मार्शल आर्ट बनाने और सीखने के लिए समर्पित था। हालांकि उनमें से कोई भी झोऊ फैंस की बराबरी नहीं कर सकता था, फिर भी कुछ अच्छे फैंस थे। अब वहां हजारों छात्र थे। बाहरी दुनिया पर अकादमी के प्रभाव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अकादमी अब दुनिया का केंद्र बन गई थी। झोऊ फान के मरुद्यान पर कई साम्राज्यों ने अपनी इमारतें खड़ी कर ली थीं। बेशक उन्हें इसकी इजाजत भी थी, सिर्फ जानवरों के इलाके ही अछूते रह गए थे। कुछ साल पहले झोऊ फान ने विस्तार करने का फैसला किया। चूंकि वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए सब कुछ 100 गुना आसान हो गया। पूरे बंजर इलाके को एक नखलिस्तान में बदलने में बस एक दिन लगा। हजारों और साम्राज्य उभरे और वह नखलिस्तान दुनिया का केंद्र बन गया। अब 80% आबादी वहां रहती थी। सारे बदलावों को देखकर झोऊ फैन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। 10 साल बीत चुके थे और सब कुछ बदल गया था। वह खुद पर गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि कुछ वर्षों में अन्य साधना विद्यालय भी बनाए जाएंगे। ये विद्यालय उन कम प्रतिभाशाली लोगों के लिए होंगे जो साधना करना चाहते हैं। ऐसा केवल उनके द्वारा सिखाई गई संरचना और सरणी कक्षाओं के कारण ही संभव हो सका। अब तक कुछ अधिक प्रतिभाशाली छात्र क्यूई सरणी बनाने में सक्षम हो गए थे। बेशक ये संभव बनाने के लिए झोऊ फैन को उनकी मदद करनी पड़ी होगी। आखिरकार उनके पास कैस क्यूई को समझने की भी क्षमता नहीं थी, उसे कम क्यूई में तोड़ना तो दूर की बात थी। चूंकि वह एकांतवास से बाहर आ चुका था, झोऊ फान ने दुनिया भर की सैर करने का फैसला किया। ये जल्दी तो होता, लेकिन वह देखना चाहता था कि उसके पुराने घरों का क्या हुआ। बहुत दिनों बाद पहली बार झोऊ फान को उस गांव की याद आई जहां उसका जन्म हुआ था। उसने वहां पहली बार जाने का फैसला किया। कुछ ही सेकंड में झोऊ फान वहां प्रकट हो गया। हालांकि वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो लगभग 100 साल बाद गांव तबाह हो गया हो। देखने से लग रहा था कि मानो कोई बवंडर आया हो। अपने माता पिता को दफनाने वाली जगह पर एक नजर डालने के बाद झोऊ फान गायब हो गया। एक पल में वह यांगलांग शहर के ऊपर प्रकट हो गया। वहां ज्यादा कुछ बदला नहीं था, यहां तक कि उसका आंगन भी अभी भी वही था। बेशक वह वीरान था। टावर अभी भी ऊंचा था और क्षेत्रफल अभी भी बड़ा था। फिर झोऊ फान गुफाओं में उतरा। पूरा इलाका अब सांपों से भरा हुआ था। शायद क्रिस्टल ने पहले किसी तरह उन्हें भगा दिया था। फिर भी वह अभी भी अपना पुराना घर और वह जगह देख सकता था जहां यिपेन को दफनाया गया था। 1 मिनट इधर उधर देखने के बाद झोऊ फान तेजी से उस पेड़ की ओर बढ़ा जहां उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई थी। हालांकि वहां कोई पेड़ नहीं था। आखिरी बार सोचने पर उसे लगा कि यही वे सभी स्थान हैं जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक आह भरते हुए झोऊ फैन अपने कमरे में वापस आया और साधना करने लगा। फिर 10 साल और तेजी से बीत गए। इस दौरान झोऊ फान शून्य यात्रा के 5वें स्तर पर पहुंच गया। उसकी गति की तुलना अब प्रकाश से की जा सकती थी। जानवर कोर संरचना के 9वें स्तर में घुस गए थे, जबकि डीन रेन 5वें स्तर में घुस गया था। झोऊ फैन जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी नई गति का परीक्षण किया। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, आसपास का स्थान विकृत होने लगा और 1 सेकंड में उसने दुनिया का 3 चक्कर लगा लिया। जब झोऊ फान रुका तो वह हैरान रह गया। वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा था, मानो सब कुछ मानो रुक गया हो। पहले तो उसे सिर्फ अपने साथ साथ चलती हुई रोशनी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें एकाग्र की, उसे फिर से वह दृश्य दिखाई देने लगा। अपने वर्तमान स्तर पर वह भौतिकी के नियमों का पालन नहीं करता था। हालांकि एक सामान्य मनुष्य और यहां तक कि उसके क्षेत्र से नीचे के अन्य साधकों को भी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती, वह उससे भी आगे निकल चुका था। चूंकि वह डर गया था कि वह दुनिया को नष्ट कर देगा, इसलिए झोऊ फैन ने अपनी ताकत का परीक्षण नहीं किया। झोऊ फान ने आह भरते हुए तारों की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि उसे किसी न किसी मोड़ पर दुनिया छोड़नी ही होगी। न केवल वह बहुत कमजोर था, बल्कि झोऊ फान वास्तव में उसके लिए एक खतरा था। शायद अगली बार जब वह आगे बढ़ेगा तो थोड़ी ऊर्जा छोड़ेगा।
हालांकि यह ऊर्जा नगण्य होगी, लेकिन यह ऊर्जा बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। दरअसल झोऊ फान को जाने से रोकने वाली एकमात्र चीज उसकी गति थी। हालांकि वह प्रकाश की गति से चल सकता था, लेकिन वह किसी दूसरे सौरमंडल में जाने के लिए पर्याप्त तेज भी नहीं थी। उन्होंने अपने सौरमंडल के किसी दूसरे ग्रह पर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन पृथ्वी ही एकमात्र विकल्प था। अब बस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक क्षुद्रग्रह बेल्ट ही बचा था। कुछ देर सोचने के बाद झोऊ फान ने तय किया कि अलविदा कहते ही वह क्षुद्रग्रहों की पट्टी की ओर निकल जाएगा। उसके बाद वह विशाल ब्रह्मांड में चला जाएगा। इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके जाने के बाद उसके वापस आने पर सभी मर चुके होंगे। अगर वे साधना करते भी रहे तो भी उनकी क्षमता, या यूं कहें कि झोऊ फान की एक सीमा थी। अपनी वर्तमान शक्ति से वह केवल एक चीज उत्पादक समूह ही बना सकता था जिससे वे आत्मा निर्माण तक पहुंच सके। उसके बाद उनकी साधना की गति भयावह रूप से धीमी हो जाती। शायद एक छोटे से क्षेत्र को भी लाखों साल लग जाते। तब तक वे मर चुके होते। एक ही कदम में झोऊ फान जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और जानवरों के पास फिर से प्रकट हो गया। हालांकि वे पहले इकट्ठे नहीं हुए थे, झोऊ फान ने उस एक ही कदम में उन सभी को इकट्ठा कर लिया। वह अपने साथ दीन रेन और अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी लेकर आए थे। उनमें से प्रत्येक पिछले 20 से ज्यादा वर्षों में सफल हो चुका था। दिन रेन के अलावा अन्य प्रतिभाएं कुछ समय पहले ही कोर फॉर्मेशन में जगह बनाने में कामयाब हो गई थीं। मैं जल्द ही यहां से चला जाऊंगा, झोऊ फैन ने कहा। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, उन्होंने आगे कहा, हमें एक दूसरे को दोबारा देखने में बहुत समय लगेगा। सच तो यह है कि हम शायद फिर कभी एक दूसरे को न देख पाएं, उन्होंने कहा। ये कहने के बाद वह रुक गए ताकि उन्हें प्रतिक्रिया देने का समय मिल सके। क्या? दीन रेन ने अचानक कहा। झोऊ फैन के शब्द बहुत अचानक और अविश्वसनीय थे। बाकी प्रतिभाएं भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थीं। ये सोचकर कि वह उन्हें इतनी दुखद खबर इतनी भावशून्य चेहरे के साथ सुना सकता है। दूसरी ओर जानवरों के चेहरे पर उदासी थी। वे जानते थे कि झोऊ फान झूठ नहीं बोलेगा। जानवर के चेहरे को देखते हुए झोऊ फैन ने अपनी मुट्ठी लगभग भींच ली। अंत में उसने बस एक आह भरी। अपने सारे अनुभव के बावजूद वह उनके चेहरों पर दिख रहे भावों को देखकर दुखी हुए बिना नहीं रह सके। मैं अभी वापस आता हूं, झोऊ फान ने अचानक कहा। फिर वह सबकी नजरों के सामने से गायब हो गया। छात्र और जानवर उस ओर देख रहे थे जहां वह एक बार अचंभित भाव से खड़ा था। क्या हो रहा है? सबने एक साथ सोचा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 8 मिनट बाद झोऊ फैन सूरज के सामने खड़ा था। ये काफी दूर होना चाहिए, उसने सोचा। जानवर की उदासी से वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। झोऊ फैन को पता था कि वे मरने वाले हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि वे क्यूई को विभाजित नहीं कर सकते थे। केवल कैसक्यू वाले ही ऐसा कर सकते थे। चूंकि उनके अलावा कैसक्यू वाला कोई नहीं था, इसलिए उनके लिए आत्मा निर्माण के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक झोऊ फैन की शक्ति अभी भी वहां थी। क्या होगा अगर वह अपनी शक्तियों का एक हिस्सा लेकर उन्हें भविष्य में क्यूई को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल करने दे? उस स्थिति में वे बेहतर व्यू रचनाएं बना सकते हैं और उसकी शक्ति का उपयोग करके उसे सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए झोऊ फैन सूर्य के पास गया ताकि उसकी शक्ति का एक हिस्सा लेने और उसे क्रिस्टलीकृत करने का प्रयास कर सके, जिससे उसे क्यूई विभाजन संरचना में रखा जा सके। चूंकि उसे अपनी शक्ति में उतार चढ़ाव का अंदेशा था, इसलिए वह यहां आया था, वरना वह अनजाने में इस ग्रह को नष्ट कर सकता था। झोऊ फान ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ ऐसे थे मानो वह किसी अदृश्य आत्मा पत्थर को पकड़ रहा हो। अचानक शून्य से चीख चीख बहने लगी। चूंकि उसने उसे तोड़ने की जहमत नहीं उठाए, वह अपने शुद्ध रूप में बाहर आ गई। अराजकता ची कैसक्यू। अपनी पूरी शक्ति से झोऊ फान ने कैसक्यू को क्रिस्टल का आकार देने के लिए नियंत्रित किया। लगभग 10 मिनट बाद कैसक्यू ने एक बुनियादी रूपरेखा बना ली थी। फिर भी कैसक्यू का तूफान अभी भी जारी था। यदि वह सूर्य के बहुत करीब चला गया होता तो हो सकता है कि वह अंतहीन अराजकता क्यूई से घायल हो गया होता। अचानक झोऊ फैन ने अपना एक हाथ क्रिस्टल से हटा लिया और अपनी उंगलियां अपने दिल में डाल लीं। उसने खांसकर खून बाहर निकाला, लेकिन अपनी उंगलियां अंदर डालता रहा। उसने अपनी साधना और रक्त तत्व को मिलाकर अपनी उंगलियों पर एक मनका बनाया। जैसे ही मनका सफलतापूर्वक बन गया, झोऊ फान ने उसे जल्दी से कैस क्रिस्टल में डाल दिया। धमाका! ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी ध्वनि अंतरिक्ष में भी सुनी जा सकती थी, जिससे आसपास के वातावरण में एक दिव्य शक्ति फैल गई। जैसे ही वह आया, वह चला गया, झोऊ फैन के हाथों में क्रिस्टल में समा गया। झोऊ फान ने क्रिस्टल को देखा। वह पूरी तरह से धूसर और बेहद खूबसूरत था। जहां तक झोऊ फैन की बात है, वह इस समय पीला पड़ गया था और घायल सा लग रहा था।
गौर से देखने पर पता चलता था कि उसकी साधना कम हो गई है। उसकी पिछली 0.5 की अवस्था 0.4 में बदल गई थी। झोऊ फान को साधना में आए मामूली कमी की कोई परवाह नहीं थी। उसने शुरू करने से पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। दरअसल उसे लगा था कि स्थिति थोड़ी और खराब होगी। झोऊ फान अपनी जगह से गायब हो गया और अकादमी में वापस आ गया। साधना में कमी के कारण उसे यात्रा में पहले के 8 मिनट की बजाय 30 मिनट लगे। फिर भी झोऊ फान इतना उत्साहित था कि उसे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। बिना रुके उसने जानवरों और प्रतिभाशाली छात्रों को इकट्ठा किया। झोऊ फान ने उन्हें सबसे बेहतरीन क्यूई उत्पादन सरणी बनाने के लिए कहा। हालांकि वे उलझन में थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काम शुरू कर दिया। चून की सारणी अध्ययन की सबसे लोकप्रिय श्रेणी थी, इसलिए कमरे में मौजूद हर कोई थोड़ा बहुत जानता था। चेन जी तो अकादमी में झोऊ फान के अलावा सारणी का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया था। उनके नेतृत्व में 1 घंटे में एक अविश्वसनीय क्यूई उत्पादक सरणी बनाई गई। हालांकि ये क्यूई उत्पन्न नहीं कर सका। हालांकि उन्होंने संरचना बना ली थी, लेकिन उनमें कैसक्यूई को विभाजित करने की क्षमता का अभाव था। जैसे ही वे झोऊ फैन से पूछने वाले थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, झोऊ फैन ने क्रिस्टल को सरणी के बीच में रख दिया। क्रिस्टल के जुड़ने से कैसक्यूई सरणी में प्रवाहित होने लगी। ये सरणी से होकर गुजरती हुई अंततः कैस क्रिस्टल में चली गई। जब ये दूसरी ओर से निकला तो यह अब अराजकता क्यूई नहीं रहा, बल्कि अधिक अवशोषित करने योग्य क्यूई बन गया। हालांकि यह समूह इतना मजबूत नहीं था कि हर प्रकार की क्यूई को संभाल सके या झोऊ फैंस जितनी मात्रा में क्यूई उत्पन्न कर सके, फिर भी यह अन्य साधकों के लिए एक प्रारंभिक बिंदु था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे जैसे वे गहन अध्ययन करेंगे और साधना में आगे बढ़ेंगे, वे स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत क्यूई उत्पादक सरणियां बनाने में सक्षम होंगे। जहां तक कैस क्रिस्टल की बात है, तो ऐसा लग रहा था कि उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरकार झोऊ फान ने इसे बनाने के लिए अपनी साधना का भी त्याग किया था। यह एक स्पिरिट स्टोन की बजाय एक कलाकृति की तरह काम करता था। जब तक इसे शक्ति देने के लिए स्पिरिट स्टोन मौजूद थे, ये तब तक काम करता रहा जब तक ये नष्ट नहीं हो गया। स्पिरिट स्टोन्स की बात करें तो झोऊ फैन ने उन्हें इन्हें बनाना भी सिखाया। उनके स्तर के लोगों के लिए यह एक तेज और आसान प्रक्रिया थी। बस अब अलविदा कहना बाकी था। हालांकि वे अभी नहीं मरेंगे, फिर भी झोऊ फान को उन्हें फिर से देखने में काफी समय लगेगा। अगर जरूरत न हो तो वह 1 लाख साल के अंदर वापस आने की योजना नहीं बना रहा था। जानवरों को गले लगाने के बाद झोऊ फान चुपचाप अकादमी से गायब हो गया। उन 10 लोगों के अलावा किसी को भी उसके जाने का पता चलने में काफी समय लग गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 1 घंटे की यात्रा के बाद झोऊ फान उल्कापिंड क्षेत्र में पहुंच गया। उसे एक बहुत बड़ा उल्कापिंड मिला और वह उसके ऊपर बैठ गया। यहीं उसने तब तक साधना की जब तक कि उसे इतनी गति नहीं मिल गई कि वह 1000 साल तक बिना यात्रा किए सौरमंडल से बाहर निकल सके। उल्कापिंड से नजारा बहुत सुंदर था। पृथ्वी के बगल में विशाल सूर्य का दृश्य, जो आकार में छोटा था, बेहद खूबसूरत था। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद झोऊ फैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। उसे 0.5 के अपने पिछले साधना स्तर को पुनः प्राप्त करने में 5 वर्ष लगे। 6ठे स्तर तक पहुंचने में 7 वर्ष लगे तथा 7वें स्तर तक पहुंचने में 9 वर्ष और लगे। ताकत में लगातार वृद्धि के बावजूद झोऊ फैन को अपनी गति पर भरोसा नहीं रहा। 8वें स्तर तक पहुंचने में उसे 10 साल और लगे। अब तक झोऊ फान प्रकाश से 100 गुना ज्यादा तेज हो चुका था। शून्य पारगमन के 10वें स्तर तक पहुंचने में 23 वर्ष और लग गए। हालांकि झोऊ फान दूसरे लोग के लिए उत्साहित था, लेकिन उसे पता था कि इसमें काफी समय लगेगा। एकांत में वापस जाने से पहले उसने सूरज और धरती पर एक नजर डाली। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। झोऊ फैन को 60 साल पलक झपकते ही बीत गए। अचानक झोऊ फैन की आंखें खुल गईं और उसमें से अपार शक्ति प्रवाहित होने लगी। उसकी पूरी शक्ति अनियंत्रित रूप से मुक्त हो गई और अंतरिक्ष भी हिलने लगा। 1 मिनट बाद अंतरिक्ष हिलना बंद हो गया। इसके बजाय वह टूटने लगा। झोऊ फैन की शक्ति अंतरिक्ष को नष्ट कर रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके नीचे का उल्कापिंड धूल में मिल गया। 1 मिनट में उल्कापिंडों की आधी पट्टी गायब हो गई। गुरुत्वाकर्षण भी टूट गया क्योंकि उल्कापिंड अपने पिछले रास्ते से दूर जाने लगे। पूरी उल्कापट्टी के नष्ट होने से ठीक पहले झोऊ फान अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो गया। अंतरिक्ष में दरार पड़ना और सौरमंडल का हिलना एक पल में रुक गया। राहत की सांस लेते हुए झोऊ फान ने सोचा कि कैसे वह पृथ्वी को छोड़ते हुए लगभग रुक ही गया था। अगर उसने यही रहने का फैसला किया होता तो उसकी अभी की सफलता ने दुनिया को तबाह कर दिया होता।
उसकी ताकत इतनी प्रबल थी। ज्यादा देर सोचने के बजाय झोऊफान ने अपनी सफलता पर रोक लगा दी। शून्य यात्रा के 10वें स्तर की तुलना में उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई थी। फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह पर्याप्त तेज है। झोऊफान ने खड़े होकर इसका परीक्षण करने का निश्चय किया। पल भर में वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और सूर्य के ऊपर प्रकट हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि अब वह 1 सेकंड से भी कम समय में सौरमंडल में किसी भी स्थान तक पहुंच सकता था। अचानक झोऊफान के दिमाग में एक विचार आया। उसे याद आया कि कैसे उसने अंतरिक्ष में अपनी सफलता से सफलता हासिल की थी और वह खुद भी ऐसा करने की कोशिश करना चाहता था। मुक्का मारने की मुद्रा में आकर झोऊफान ने अपनी पूरी ताकत ऊपर की और मारने से पहले अपने मुक्के को और शक्तिशाली बना दिया। अंतरिक्ष में तुरंत दरार पड़ गई क्योंकि एक प्रकार का चूषण बल झोऊफान को अंदर खींचने लगा। दुर्भाग्य से वह आसानी से इसका विरोध करने में सक्षम था। हालांकि सूरज के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। झोऊफान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष में दरार को भरने के लिए स्पेस क्यूई का इस्तेमाल किया। रुको, झोऊफान ने सोचा, क्या मैंने अभी स्पेस क्यूई का इस्तेमाल किया है? अपनी खोज से उत्साहित होकर झोऊफान ने अंतरिक्ष क्यूई को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसे वह पहले कभी नियंत्रित करने में असमर्थ रहा था। झोऊफान ने अपना हाथ ऊपर की ओर करके अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उस पर अंतरिक्ष क्यूई को इकट्ठा करने की कोशिश की। स्पेस क्यू झोऊफान की कैस क्यू से अलग हो गया और पहली बार वह उसे हिला पाया। झोऊफान ने फिर अपने हाथ में स्पेस क्यू की एक गेंद बना ली। आखिरकार वह उसे करीब से देख पाया। हालांकि उसने पहले भी कई बार अंतरिक्ष क्यूई देखी थी, लेकिन जब आप उसे अपनी हथेली में पकड़ते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है। झोऊफान अंतरिक्ष क्यूई को नियंत्रित करता था और उसे अपने सामने घुमाता था। अग्नि जैसे तत्वों के विपरीत इसका कोई पसंदीदा रूप नहीं था। चाहे वह गेंद हो या कील, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे के परीक्षण शुरू करने से पहले झोऊफान पृथ्वी से थोड़ा और दूर जाना चाहता था। अपने नए क्षेत्र की शक्ति के साथ झोऊफान प्रकाश से हजारों गुना तेज था। दरअसल अब उसकी तुलना प्रकाश से करने का कोई मतलब नहीं था। वह एक बिल्कुल नए स्तर पर था। ये सोचकर कि वह एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, झोऊफान को कोई नाम सोचना पड़ा। एक क्षण बाद उसने स्पेस शैटरिंग नाम चुना। शून्य यात्रा की तरह इसे भी समझाने की जरूरत नहीं थी। अंतरिक्ष को चकनाचूर करने वाले क्षेत्र का नाम देने के बाद झोऊफान तुरंत सौरमंडल से बाहर चला गया। अपनी नई गति का परीक्षण करने के लिए वह किसी दूसरे सौरमंडल में जाने की कोशिश करने वाला था। पृथ्वी के वैज्ञानिकों की बदौलत उसे पहले से ही पता था कि सबसे नजदीकी सौरमंडल कौन सा है। एक चमकती रोशनी में झोऊफान तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। झोऊफान को वहां पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगे। पृथ्वी के वैज्ञानिक ज्ञान से वह ये गणना करने में सक्षम था कि उसकी गति प्रकाश की गति से लगभग 10,000 गुना तेज थी। झोऊफान ने सिर हिलाया। वह अपनी गति से पूरी तरह संतुष्ट था। आखिरकार उसने पूरी यात्रा में क्यूई का इस्तेमाल भी नहीं किया था, वरना उसकी गति कहीं ज्यादा तेज होती। अपने विचारों से बाहर आकर झोऊफान ने नए सौरमंडल को देखा। उसके सौरमंडल के विपरीत इसमें 5 ग्रह थे और सूर्य बड़ा था। सूर्य नारंगी की बजाय लाल भी था। एक सरसरी नजर से ही झोऊफान बता सकता था कि वहां एक भी रहने लायक ग्रह नहीं है। हर एक ग्रह या तो झुलसा हुआ है या बर्फ से ढका हुआ है। फिर भी झोऊफान उत्सुक था। वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और पहले ग्रह की जमीन के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। पूरा ग्रह चमकदार काले रंग का था जिसमें थोड़ी सी लालिमा थी। तापमान इतना ज्यादा था कि सामान्य पानी तुरंत वाष्पित हो जाता। बेशक झोऊफान के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वह किसी दिलचस्प चीज की तलाश में पूरे ग्रह पर घूमता रहा। उसे कुछ पहाड़ और कुछ घाटियां मिली, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। पूरी सतह का भ्रमण करने के बाद झोऊफान ग्रह के केंद्र को देखने के लिए तैयार था। उसने भूपरपट्टी को भेदते हुए जानबूझकर धीमी गति से ग्रह के केंद्र तक यात्रा की। पृथ्वी के विपरीत, जिसमें अनेक पदार्थ और परतें थीं, पूरा ग्रह सतह पर एक ही पदार्थ से बना हुआ था। यहां तक कि अंदर का भाग भी वही था। कोई तरल या लावा नहीं, बस काला लाल पदार्थ। जैसे ही उसने उस सामग्री को गौर से देखा, झोऊफान की उसमें कुछ दिलचस्पी पैदा हुई। आखिरकार ये दुनिया की किसी भी चीज से अलग थी। उसने एक मुट्ठी भर पत्थर उठाया और उसे नश्वर शक्ति से कुचलने की कोशिश की। जैसी कि उम्मीद थी, वह हिला तक नहीं। वह अपनी शक्ति तब तक बढ़ाता रहा जब तक कि वह तीसरे स्तर के आधार स्थापना साधक की शक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच गया। हालांकि वह केवल शारीरिक शक्ति गिन रहा था और ची का उपयोग नहीं कर रहा था। फिर भी झोऊफान इस खोज से हैरान था। हीरा भी पहले स्तर के आधार स्थापना साधक की ताकत का सामना नहीं कर सकता। इसका मतलब था कि इस ग्रह पर मौजूद हर इंच पदार्थ हीरे से ज्यादा मजबूत है। अचानक झोऊफान को एक अजीबोगरीब विचार आया। क्या होगा अगर वह पूरे ग्रह को संघनित कर दे, जैसे उसने पृथ्वी पर किसी धातु को संघनित किया था? हो सकता है कि वह अपने इस्तेमाल के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हथियार बना सके।
झोउ फान ग्रह की सतह पर उड़ गया और जमीन पर हाथ रखा। उसकी दिव्य इंद्रिय ने जैसे ही पूरे ग्रह को ढांक लिया, पूरा ग्रह हिलने लगा। हाँ, झोउ फान की दिव्य इंद्रिय इतनी विकसित हो गई थी कि वह पूरे ग्रह को ढांक सकती थी। झोउ फान ने पूरे ग्रह को सघन करना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष से ग्रह छोटा होता जा रहा था। अपने पिछले आकार से, जो लगभग पृथ्वी के बराबर था, वह तेजी से सिकुड़कर एक महाद्वीप के आकार का हो गया। फिर एक साम्राज्य, फिर एक राज्य, फिर एक पहाड़, अंततः पूरा ग्रह नजरों से ओझल हो गया। बस झोउ फान के हाथ में एक काली लाल तलवार बची थी। इसे देखकर झोउ फान अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं रोक सका। हालांकि उसे अपनी मेहनत से पसीना आ रहा था, फिर भी उसे अपनी इस रचना पर गर्व हो रहा था। उसने एक बार तलवार घुमाई और तलवार लगभग अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई। दुर्भाग्य से वह अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची थी। फिर झोउ फैन ने तलवार में क्यूई डाली। इस बार उसने अंतरिक्ष क्यूई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उचित मात्रा में क्यूई डालने के बाद भी तलवार स्थिर थी। जब झोउ फान को राशि से संतुष्टि हो गई तो उसने तलवार को सौरमंडल के दूसरे ग्रह की ओर घुमाया। अंतरिक्ष क्यूई की एक पतली रेखा अविश्वसनीय गति से घूमी। कुछ ही सेकंड में वह ग्रह से टकरा गया। उम्मीद के विपरीत कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। अंतरिक्ष क्यूई की रेखा बस एक ग्रह से होकर गुजरी और बिखरने से पहले दूसरे ग्रह से बाहर निकल गई। हालांकि झोउ फान की आंखों में कोई निराशा नहीं थी। 1 मिनट तक ग्रह को देखने के बाद वह खिसकने लगा। कुछ ही देर में ग्रह के 2 हिस्से एक दूसरे से दूर जाने लगे। एक बार फिर झोउ फैन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। झोउ फान ने तलवार को गर्व से देखा। सचमुच एक अद्भुत रचना। वह भविष्य में इसकी ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक था। दुर्भाग्य से एक ग्रह को संघनित करना ही उसकी क्षमता की सीमा थी। अन्यथा वह अपनी तलवार से पूरे सौरमंडल को अपने में मिला लेता। लगता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। झोउ फान ने तलवार को अपने पास तैराया और तारों भरी खाई में देखने लगा। अपनी वर्तमान गति के बावजूद उसे कहीं पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए झोउ फैन ने अपनी यात्रा की गति बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्यूई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। झोउ फैन ने पहले अपने पूरे शरीर को अंतरिक्ष क्यूई से ढकने की कोशिश की। हालांकि इससे उसे ज्यादा ताकत और थोड़ी तेजी का एहसास हुआ, लेकिन ये काफी नहीं था। फिर उसने इसे अपने पैरों के तलवों पर लगाने की कोशिश की। इस बार उसकी गति काफी तेज थी। हालांकि वह और तेज होना चाहता था। झोउ फान नए नए तरीके आजमाता रहा। बदकिस्मती से उसके पैरों के तलवों पर स्पेस क्यू लगाने से बेहतर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वह अपनी नियति को स्वीकार करने ही वाला था, उसके दिमाग में एक विचार आया। अंतरिक्ष क्यूई को खुद पर लगाने के बजाय अगर वह इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में हेरफेर करने के लिए करे तो कैसा रहेगा। हो सकता है कि वह अगले सौरमंडल की दूरी को आधा कर दे। उसने कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। हालांकि उसकी शक्ति अंतरिक्ष को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन भौतिकी के नियमों के विरुद्ध पूरे क्षेत्र में हेरफेर करना असंभव था। उसके पास ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। झोउ फान कुछ मिनटों तक तलवार को बगल में लहराते हुए अंतरिक्ष में खड़ा रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। अंतरिक्ष के पूरे क्षेत्र में हेरफेर करने के बजाय अगर वह सिर्फ 2 बिंदुओं में हेरफेर कर पाता तो कैसा होता। ताओ की अपनी समझ के साथ वह सैद्धांतिक रूप से एक छोटी सुरंग बना सकता था जिसमें सिर्फ एक प्रवेश और एक निकास हो। एक ऐसी सुरंग जिसमें बीच में कोई रास्ता न हो। झोउ फान सीधे उसके पास गया और अपने सामने एक गोला बना दिया। वह इतना सपाट था कि बगल से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे त्रिआयामी कहना भी थोड़ा ज्यादा होगा। ये कागज के एक टुकड़े पर चित्र बनाने और उस चित्र को किनारे से देखने जैसा था। अंतरिक्ष क्यूई की भरपूर मात्रा का उपयोग करके झोउ फान जल्दी से एक सुरंग का पहला भाग बनाने में सक्षम हो गया। फिर उसने अपने गंतव्य की ओर देखा। अपनी दृष्टि से भी अगले सौरमंडल को देखना उसके लिए मुश्किल था। झोउ फान सुरंग में उतरा और अपनी सारी क्यूई का इस्तेमाल करके उसे यथासंभव दूर तक प्रकट कर दिया। उसने क्यूई की एक एक किरण निकाल दी और तुरंत उस जगह पर प्रकट हो गया जहां वह पहले था, उससे बहुत दूर। इससे पहले कि वह देख पाता कि वह कहां प्रकट हुआ, झोउ फान क्यूई की थकान से गिर पड़ा। अपनी उत्तेजना में वह भूल गया कि वह अस्तित्व में भी है। वह कहां प्रकट हुआ, ये देखे बिना ही झोउ फैन बेहोश हो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 3 दिन बाद झोउ फान ने अपनी आंखें खोली। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन वह अपनी सारी क्यूई वापस पाने में कामयाब रहा। दरअसल उसने अपनी क्यूई 2 दिन पहले ही वापस पा ली थी, लेकिन चूंकि उसने अचानक खुद को पूरी तरह से खो दिया था, इसलिए वह जरूरत से ज्यादा देर तक बेहोश रहा। मुझे शायद ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए, झोउ फैन ने मन ही मन सोचा। आखिरकार वह उस जगह पर नजर डालने में कामयाब हो गया जहां वह दिखाई दिया था और उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिछले स्थान से 5 प्रकाश वर्ष दूर था।
हालांकि वह पिछले 3 दिनों से अंतरिक्ष में तैर रहा था, लेकिन वास्तव में वह कहीं नहीं गया था। इसलिए वह सटीक रूप से अनुमान लगा सकता था कि वह 5 प्रकाश वर्ष आगे बढ़ गया है। हालांकि एक पल में उसकी ये दूरी बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन जो यात्रा 4 या 5 घंटे में पूरी होती, वह 3 दिन में पूरी हो गई। झोउ फान ने अपनी किस्मत को स्वीकार करने का फैसला किया। उसने पिछली तकनीक का नाम भी टेलीपोर्टेशन रखने का फैसला किया। ज्यादा देर इंतजार किए बिना झोउ फान सबसे नजदीकी सौरमंडल की ओर उड़ने लगा। चूंकि उसका प्रयोग पूरा हो चुका था, उसने क्यूई से खुद को शक्ति दी और अपने पैरों पर स्पेस क्यूई का इस्तेमाल करके सबसे तेज गति से आगे बढ़ने लगा। उन्होंने इस तकनीक का नाम स्पेस वॉकिंग रखा। अंतरिक्ष में चहलकदमी करके झोउ फान 10 मिनट में 3 प्रकाश वर्ष की यात्रा करने में सक्षम था। एक अविश्वसनीय गति। जब तक वह ऐसा कर पाया, तब तक उसने अपनी क्यूई का केवल 1/4 ही इस्तेमाल किया था। नया सौरमंडल पिछले वाले जैसा ही था। इस बार एक ग्रह पूरी तरह से हीरो से बना था। झोउ फान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि दुनिया के लोग इसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि आगे चलकर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर वे कभी इतनी दूर तक पहुंच भी गए, तो या तो वे किसान होंगे या उनके पास कोई बेहद उन्नत तकनीक होगी। किसी भी तरह यह उनके लिए बेकार होगा। झोउ फान ने बोर होने से पहले कुछ और सौर मंडलों की यात्रा की। हालांकि ये नज़ारे कभी पुराने नहीं पड़ते, लेकिन ये दोहराव वाले लग रहे थे। बेमतलब भटकने के बजाय झोउ फान ने एक मंजिल ढूंढने की कोशिश करने का फैसला किया। यद्यपि एक कहावत थी कि यात्रा मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण है, झोउ फान को लगा कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति शायद मूर्ख था। हालांकि वह इसे कुछ अलग संदर्भ में समझ सकता था। अगर उसे विकल्प दिया जाए कि वह तुरंत साधना के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच जाए, अगर कोई सर्वोच्च क्षेत्र है, या फिर स्वयं साधना जारी रखे, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंचने का चुनाव करेगा। इस समय उसका एकमात्र शौक साधना था। उसका एकमात्र मित्र भी साधना ही था। यहां तक कि उसका एकमात्र प्रेमी भी साधना ही था। अगर वह कभी किसी सीमा तक पहुंच जाता, तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वर्तमान संदर्भ में ये कहावत अभी भी गूंगी थी। इसलिए झोउ फान ने दाव की दिशा में जाने का फैसला किया। वह बैठ गया और अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गया। उसे ढूंढने के लिए वह अपने मन की गहराई में गया, लेकिन उसे बस उसका अस्तित्व ही महसूस हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह असल में कहाँ है, अगर है भी या नहीं। ये सोचकर झोउ फान एक बार फिर दाव को ढूंढने निकल पड़ा। झोउ फान ने सबसे पहले आगे बढ़ने की बजाय बैठकर ध्यान करने का प्रयास किया। जैसा कि पहले बताया गया था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दाव असल में कहाँ है। हो सकता है कि उसका कोई एक भी अस्तित्व क्षेत्र न हो, और कौन जाने अपनी वर्तमान शक्ति से वह उस तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। एक पूरा ब्रह्मांड मौजूद है जहां वह स्थित हो सकता है। इस समय उसके पास आकाशगंगा से बाहर निकलने की भी क्षमता नहीं है। इसलिए वह केवल आगे बढ़ने के लिए एक दिशा खोजने की कोशिश कर सकता था। झोउ फान उस सौर मंडल के सूर्य के पास गया जहां वह वर्तमान में था और उसके ऊपर बैठ गया। वह ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और मन की गहराइयों में डूब गया। झोउ फान ने वहां काफी समय बिताया और ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझने लगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। सदी खत्म होने के कुछ ही देर बाद झोउ फान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने ध्यान करना इसलिए नहीं छोड़ा था कि उसे दाव का स्थान मिल गया था, बल्कि इसलिए कि वह उसे और अधिक समझ नहीं पा रहा था। एक बार जब उसकी समझ 1% तक पहुंच गई, तो मानो एक दीवार ने उसे रोक लिया हो। उसने 10 साल तक उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाया। झोउ फान केवल नर्म पढ़ सकता था और दाव का अध्ययन जारी रखने से पहले सफलता पाने का प्रयास कर सकता था। दाव को जितना ज्यादा वह समझता गया, उतना ही ज्यादा उसका अध्ययन करने की उसकी इच्छा हुई। इससे एक अदम्य अनुभूति हुई और झोउ फान को ये पसंद आने लगा। सिर्फ 1% समझ के साथ भी वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति कम से कम 3 गुना बढ़ गई है। और उसकी साधना की गति भी दुगुनी हो गई। सौरमंडल छोड़ने से पहले झोउ फान ने थोड़ी साधना करने का फैसला किया। वह ज्यादा समय नहीं लगाएगा, बस इतना समय कि उसकी गति काफी बढ़ जाए। उठने से पहले ही झोउ फान ने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 50 साल तेजी से बीत गए और झोउ फान अंतरिक्ष के तीसरे स्तर पर पहुंच ही गया था। सौभाग्य से उसने पहले ही दाव का अध्ययन कर लिया था, वरना वह 50 सालों में दूसरे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता।
खड़े होकर अंगड़ाई लेते हुए झोऊ फैन सोच में पड़ गया कि अब उसकी उम्र कितनी हो गई होगी। उसे जन्मदिन मनाए हुए काफी समय हो गया था। कुछ त्वरित गणनाओं के बाद झोऊ फैन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी आयु लगभग 366 वर्ष है। जब उसे यह संख्या मिली तो उसे लगा कि वह गलत है और उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही रहा। झोऊ फैन अपनी इस उम्र पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने एक साल में जितने दिन होते हैं उससे ज्यादा साल जिए थे। वह कम से कम 3 पीढ़ियों से ज्यादा जी चुका था। उनके साथ ही पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के अब तक संभवतः परपोते परपोतियां हो चुके होंगे। अपनी उम्र कितनी अजीब है, ये सोचकर झोऊ फैन हल्की सी हंसी। उसकी हंसी इतनी तेज होती गई कि पूरे सौरमंडल में सुनाई देने लगी। चूंकि आसपास कोई नहीं था, झोऊ फैन ने पहले ही अपने ऊपर से बंधन हटा लिए थे। कपड़े पहने रहने के लिए भी उसे थोड़ा समझाना पड़ा। झोऊ फैन ने थोड़ी देर बाद हंसना बंद कर दिया और अपनी जगह से तेजी से निकल गया। उसकी वर्तमान गति 50 प्रकाश वर्ष प्रति मिनट तक पहुंच गई थी, इसलिए अगले सौर मंडल तक की यात्रा बस कुछ सेकंड की ही थी। झोऊ फैन ने बिना रुके आगे बढ़ते हुए 20 से ज्यादा सौर मंडलों को पार किया और आखिरकार उसे एक ऐसा सौर मंडल मिला जिसने उसकी नजर खींच ली। उस सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह था जो उसकी तलवार जैसी ही सामग्री से बना हुआ लग रहा था। चूंकि वह उस ग्रह को तोड़ चुका था, इसलिए झोऊ फैन तलवार को बेहतर बनाने की कोशिश में रुक गया। वह उस ग्रह पर उतरा और जल्द ही उसे पता चला कि यह बिल्कुल पहले वाले ग्रह जैसा ही है। यह अंदर और बाहर से काले पदार्थ से बना है। चूंकि वह इसे पहले ही 2 बार देख चुका था, इसलिए उसने मान लिया कि ब्रह्मांड में और भी ग्रह होंगे। इसलिए उसने उस पदार्थ और ग्रह को एक नाम दिया, काला एडेमेंटियम। पदार्थ को ब्लैक एडेमेंटियम नाम दिया गया, जबकि ग्रह के प्रकार को ब्लैक एडेमेंटियम ग्रह कहा गया। यह एक सरल नाम था जिसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन झोऊ फैन को यह पसंद आया। धातु और ग्रह का नाम बताने के बाद झोऊ फैन काम पर लग गया। उसने अपनी तलवार जमीन में गहराई तक धंसा दी, उसे पकड़े हुए। फिर उसने पूरे ग्रह को तलवार में समाहित करने के लिए नियंत्रित करना शुरू कर दिया। एक क्षण में ग्रह रहने लगा। काला एडेमेंटियम धूल जैसे पदार्थ में घुलने लगा और फिर तलवार में प्रवाहित होने लगा। यह पूरी प्रक्रिया केवल 10 मिनट तक चली। जब यह काम पूरा हो गया तो झोऊ फैन उन्नत तलवार को करीब से देख रहा था। बाहर से तो कुछ खास नहीं बदला था, लेकिन अंदर से तलवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। झोऊ फैन ने तलवार को वैसे ही लहराया जैसे उसने उसे गढ़ते समय किया था। इससे निकलने वाली शक्ति अंतरिक्ष को काटने से बस थोड़ी ही दूर थी। झोऊ फैन ने अनुमान लगाया कि अगर उसे कोई दूसरा ग्रह मिल जाए और वह उसे तलवार के साथ सफलतापूर्वक मिला दे तो वह अंतरिक्ष को काटने में सक्षम हो जाएगी। बेशक उसके पास ताकत थी या नहीं, यह एक अलग बात थी। झोऊ फैन ने अनुमान लगाया कि किसी और ग्रह को जोड़ने से पहले उसे अंतरिक्ष के 5वें स्तर तक पहुंचना होगा। जिस ताकत की जरूरत थी वह कोई मजाक नहीं थी। एक नया ग्रह जोड़ना मिट्टी को एक साथ दबाने और पहाड़ को एक साथ दबाने जैसा था। अब भी वह ग्रह और तलवार को सफलतापूर्वक तभी एक कर सकता था जब वह पहले से ही उस पदार्थ को पीसकर धूल बना ले। सौभाग्य से इससे उसकी ताकत सामान्य तरीके से कम नहीं हुई, बस उसे ज्यादा समय और मेहनत की जरूरत पड़ी। तलवार को उन्नत करने के बाद झोऊ फैन अगले सौरमंडल की ओर बढ़ गया। उसे कई दिलचस्प चीजें मिली और वह सिर्फ एक हफ्ते में सैकड़ों सौरमंडलों से गुजर गया। वह लगभग उगने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर अगले गंतव्य पर पड़ी। वहां विशाल तारों का एक समूह तैर रहा था। हर तारा अब तक देखे गए किसी भी तारे से बड़ा था। कुल मिलाकर वहां 15 तारे थे। उन तारों के बीच 100 ग्रह थे। हालांकि उनमें से कोई भी रहने योग्य नहीं लगता था, फिर भी कुछ आश्चर्यजनक बातें हो सकती हैं। झोऊ फैन आगे बढ़ता रहा और 1 मिनट से भी कम समय में तारा समूह तक पहुंच गया। तारे कई अलग अलग रंगों के थे। 5 नारंगी, 5 लाल, 4 पीले और 1 नीला तारा था। उनमें से हर एक उसके ऊपर एक अंतहीन पर्वत की तरह ऊंचा था। उसकी दिव्य भावना मुश्किल से किसी एक को भी ढक पाती थी। झोऊ फैन ग्रहों की ओर जाते हुए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहां 100 ग्रह एक वृत्ताकार आकृति में थे। उनके बीच की दूरी 1000 मील भी नहीं थी। झोऊ फैन ने उन्हें देखा और मध्यम आकार के ग्रहों में से एक का अन्वेषण करने का निश्चय किया। उसने अपनी दिव्य ज्ञान का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वह आश्चर्यचकित होना चाहता था। उन्होंने इस ग्रह को इसलिए चुना क्योंकि यह कई रंगों वाला था। अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पूरे क्षेत्र में 100 से ज्यादा अलग अलग रंग के स्थान हैं। झोऊ फैन दुनिया के एक बुरे इलाके में उतरा। जैसे ही वह आसमान से नीचे उतरा, उसने देखा कि पूरा इलाका एक पर्वत श्रृंखला है। दरअसल यह धरती की पर्वत श्रृंखलाओं से अजीब तरह से मिलता जुलता था, बस फर्क इतना था कि वहां हरियाली नहीं थी। झोऊ फैन सबसे ऊंचे पहाड़ पर उतरा और पूरे इलाके का जायजा लिया। जहां तक नंगी आंखों से देखा जा सकता था वहां सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। चूंकि यह ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा था, इसलिए झोऊ फैन को यह अजीब नहीं लगा।
झोऊ फान ने अपनी तलवार उठाई जो गढ़ने के बाद से उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, और उसे तलवार क्यूई के साथ इस्तेमाल करके कुछ पहाड़ों को चीर डाला। वह सबसे ऊंची चोटी पर अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि तलवार क्यूई की लहरें भेजकर उन्हें चीर डाला। पृथ्वी की तरह इसके अंदर भी कई धातुएं थीं। ये ग्रह अब तक का सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा ग्रह था जो झोऊ फान ने देखा था। यहां तक कि गहरी खुदाई करने पर उसे लोहा और हीरे भी मिले। काटने और खोदने के बाद झोऊ फान पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल गया। वहां देखने लायक कुछ खास नहीं था। अगली जगह जहां वह पहुंचा वह रेगिस्तान था। वहां कोई दिलचस्प जगह नहीं थी, बस रेत, रेत और रेत। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका और आगे बढ़ गया। अगली जगह जहां वह पहुंचा वह एक बंजर जमीन थी। जमीन सूखी थी और पूरे इलाके में दरारें थीं। एक जगह तो झोऊ फान को एक दरार भी मिली जो जमीन में मीलों तक फैली हुई थी और लगभग 1000 फीट चौड़ी थी। जैसे ही वह बंजर भूमि के अंत तक पहुंचा, झोऊ फैन ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। बंजर भूमि के ठीक दूसरी ओर बर्फ का एक पूरा बायोम मौजूद था। टूटी फूटी मिट्टी और बर्फ का मिलन एक अप्राकृतिक संयोग था। अगर वह धरती पर होता तो ऐसा नजारा कभी न देख पाता। बर्फ को देखकर झोऊ फान सोच में पड़ गया। अगर बर्फ है तो क्या पानी नहीं होना चाहिए? उसने खुद से पूछा। अपने ही सवाल का जवाब पाने के लिए उत्सुक झोऊ फान ने बर्फ के इस अद्भुत संसार के नीचे खुदाई की। बर्फ के जमने से पहले वह हजारों मील नीचे चला गया। उसके ठीक नीचे एक गुफा थी। उस गुफा में एक बहुत बड़ी झील थी। वह एक भूमिगत झील थी। अपनी पूरी यात्रा में उसे पानी सिर्फ 2 बार मिला था। पहली बार धरती पर, इस बार उसे यह एक गुफा में मिला। शायद इस ग्रह पर जीवन है, झोऊ फैन ने सोचा। उत्साह में झोऊ फान ने खुद को रोकना छोड़ दिया और अपनी दिव्य भावना को खुलकर प्रकट किया। इसने तुरंत पूरे ग्रह को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन झोऊ फान निराश हो गया। स्कैन करने के बाद उसे पता चला कि ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। झोऊ फान ने पानी को गौर से देखा। उसने अपनी पूरी शक्ति से, जिसमें दाव की शक्ति भी शामिल थी, उसे देखा। वह और भी गहराई से देखता रहा जब तक कि उसे आखिरकार कुछ दिखाई नहीं दिया। झोऊ फान ने सूक्ष्म जीव देखे। वे छोटे थे लेकिन फिर भी उनमें जीवन था। झोऊ फान जानता था कि अगर ऐसी कोई खोज धरती पर हुई तो वैज्ञानिक समुदाय में हड़कंप मच जाएगा। चूंकि पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं तो क्या वे हर जगह होते हैं? झोऊ फैन ने खुद से पूछा। इस सवाल ने उसे दुनिया भर की यात्रा पर भेज दिया, हर जगह ऐसे जीवों को खोजने के लिए। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई और जीव नहीं था। यहां तक कि झील के ऊपर की बर्फ में भी जीवन के कोई निशान नहीं थे। फिर भी झोऊ फान निराश नहीं हुआ। तकनीकी रूप से उस ग्रह पर अभी भी जीवन मौजूद था। उस स्थिति में वह ग्रह को बदलने में सक्षम हो सकता है। जैसा कि उसने पहले कहा था, झोऊ फान जीवन का निर्माण करने में असमर्थ था। लेकिन चूंकि ग्रह पर जीवन पहले से ही मौजूद था, इसलिए उसे बस उसे विकसित होने में मदद करनी थी। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वह अपनी खुद की प्रजाति जरूर बना सकता था। दाव के अपने ज्ञान के साथ वह उनकी आनुवंशिकी और गुणों को अपनी इच्छानुसार बदल सकेगा। वह उन्हें और भी प्रतिभाशाली बना सकेगा। उनकी प्रतिभा को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहरहाल, ये ग्रह ब्रह्मांड की अगली प्रजाति के लिए आधार बन सकता है। झोऊ फान तुरंत काम पर लग गया। उसने टूटी फूटी सूखी मिट्टी को जीवनदायिनी मिट्टी में बदल दिया। उस मिट्टी से उसने पेड़ पौधे उगाए। इस पूरी प्रक्रिया में उसे बस कुछ ही घंटे लगे। इसके बाद उसने बर्फ पिघलाकर उस भूभाग को बदल दिया जहां वह पहले था। अब वह एक विशाल महासागर बन गया था। उसने आसपास के कुछ इलाकों को भी लिया और उन्हें बदलकर महासागर को बड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक तेजी से प्रजनन करवाया। हालांकि इस प्रक्रिया में अभी भी कुछ समय लगना था, लेकिन जल्द ही पूरा महासागर उनसे भर गया। इस बीच झोऊ फैन ने आग, बिजली, बादल और बारिश लाकर पूरी दुनिया को बदल दिया। समुद्र को सूक्ष्म जीवों से भरने में 5 साल लग गए। अब तक पूरा ग्रह जीवन शक्ति से लबालब भर चुका था। अब जब समुद्र सूक्ष्म जीवों से आबाद हो गया है तो झोऊ फान अगले चरण पर आगे बढ़ सकता है। उससे पहले एक और काम करना था, एक वातावरण बनाना। ग्रह पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल पूरी तरह से अनुपस्थित था। ग्रह पर हवा भी नहीं थी। अगर झोऊ फान मनुष्यों जैसे जीवन रूपों का निर्माण करना चाहता था तो उन्हें सांस लेने की आवश्यकता होती। हालांकि झोऊ फान को यकीन नहीं था कि वायुमंडल कैसे बनाया जाए। उसने पृथ्वी का वायुमंडल देखा था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए वह एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा जो उस उद्देश्य को पूरा करे। यह अंतरिक्ष को बाहर रखे और हवा को अंदर रखे, साथ ही सूर्य के प्रकाश और मनुष्यों जैसी अन्य चीजों को भी उसमें से गुजरने दे। इसे इस तरह बनाने से उल्कापिंड भी आ सकते थे, इसलिए झोऊ फैन ने इस व्यू को दुनिया को खत्म करने वाली आपदाओं से स्वचालित रूप से बचाने वाला बनाने पर विचार किया। झोऊ फैन को यकीन नहीं था कि वह ऐसा करना चाहता है या नहीं, इसलिए उसने बस एक व्यू बनाया और शायद बाद में एक सुरक्षा फंक्शन जोड़ दिया।
झोऊफान हवा में उड़ गया और जमीन की ओर उंगली उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी उंगली के सिरे से एक नीली रोशनी निकली। जैसे ही वह रोशनी जमीन पर पड़ी, वह पानी की एक बूंद की तरह उड़कर जमीन में समा गई। जैसे ही प्रकाश पूरी तरह अवशोषित हो गया, नीली रोशनी की रेखाएं जमीन पर छाने लगीं। एक ऐसा पैटर्न बना जिसे सिर्फ झोऊफान ही समझ पाया। पहले इसने एक छोटे से क्षेत्र को कवर किया, फिर एक महाद्वीप और अंततः पूरी दुनिया में फैल गया। जब नीली रोशनी की रेखाएं पूरी जमीन पर छा गईं, तो झोऊफेन ने एक बार फिर इशारा किया, फिर 5 बार और, जब तक कि उसने 6 जगहें नहीं दिखा दी। ये जगहें दुनिया के ऊपर, नीचे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के सबसे दूर के बिंदु थे। उन बिंदुओं पर एक भंवर बना और नीली रोशनी की 6 रोशनियां ग्रह के केंद्र की ओर बढ़ीं। दुनिया के पिघले हुए केंद्र तक पहुंचने में उन्हें बस कुछ ही सेकंड लगे। पृथ्वी के विपरीत इस केंद्र में कुछ खास नहीं था। रेखाएं केंद्र में घुस गईं, उसे भेदती हुई और अंत में तलवार की तरह बाहर निकलकर रुक गईं। ऐसा करने के साथ ही सरनी पूरी हो गई। पृथ्वी की सतह पर एक अदृश्य गुंबद बनना शुरू हुआ और फिर ऊपर की ओर फैलने लगा। ये झोऊफेन के पास से गुजरा और अंततः लगभग 100 मील की दूरी पर हवा में रुक गया। पहले चरण के अंतिम चरण में झोऊफान ने अपना हाथ हिलाया और दुनिया में अकल्पनीय मात्रा में सांस लेने लायक हवा भर गई। पेड़ ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण करेंगे और वायु चक्र इस ग्रह को रहने योग्य बनाए रखेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि इस व्यू को कैसे चालू रखा जाए, झोऊफान कुछ देर झिझका, फिर उसने अपनी तलवार को क्यूई से भरकर ग्रह के केंद्र में भोंक दिया। हालांकि उसे वह पसंद थी, वह हमेशा एक और तलवार बना सकता था। वह अनोखी या कुछ खास नहीं थी। उन्होंने जितनी क्यूई डाली, उससे ये वायुमंडलीय सरणी बिना किसी व्यवधान के 1 लाख साल तक चल सकती थी। सरणी में प्रयुक्त क्यूई की मात्रा बहुत कम थी। उसके बाद अगर नई प्रजातियां 1 लाख साल बाद भी अपने ग्रह को बचाए नहीं रख पाईं, तो झोऊफेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झोऊफेन के नाम पर कलंक होगा अगर उनकी बनाई हुई प्रजाति इतनी कमजोर हो। सब कुछ तैयार होने के बाद झोऊफान दूसरे चरण पर आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ से समुद्र से पानी की एक झील निकाली। फिर उसने जमीन के बीचों बीच एक गड्ढा बनाया और उसे वहां गिरा दिया। यहीं पर उसने सूक्ष्म जीवों को वास्तविक जानवरों में विकसित किया। उन्होंने पूरी झील को जीवन ऊर्जा से भरना शुरू किया। जीवों का प्रजनन और विकास तीव्र गति से होने लगा। हालांकि इसमें बहुत समय लग रहा था। वर्तमान गति से एक कीट के जन्म में भी 10,000 साल लग जाएंगे। इसलिए झोऊफान ने एक मुट्ठी पानी उठाया और अपनी शक्तियों को वापस खींच लिया। एक बड़े क्षेत्र को कवर करने के बजाय उसने अपनी क्यूई को अपनी हथेली में मौजूद पानी पर केंद्रित कर दिया। झोऊफान ने अपने पूरे हाथ में मौजूद आधी क्यूई भर ली। क्यूई की वजह से जीवों में इतनी तेजी से प्रजनन हुआ कि एक सामान्य इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सिर्फ 1 घंटे में वे विकास की एक अविश्वसनीय अवस्था तक पहुंच गए थे। उस समय वे और बेहतर नहीं हो सकते थे। झोऊफान उन्हें बार बार दोहराते हुए देखता रहा। अपनी सारी क्यूई के बावजूद इन जीवों को कीट या पक्षी जैसे अन्य रूप धारण करने में अभी भी 1 साल और लगेगा। इसलिए झोऊफान ने क्यूई देना बंद कर दिया और बस वहीं बैठ गया, अपने हाथ में पानी को घूरता रहा। कुछ देर सोचने के बाद झोऊफेन को एक विचार सूझा। उसने पानी को हवा में तैरने दिया जिससे उसके हाथ आजाद हो गए। फिर उसने अपनी बाईं तर्जनी उंगली के सिरे में जितनी भी जीवन शक्ति थी भर ली और उसे काट दिया। जीवन शक्ति और झोऊफेन की ऊर्जा से भरी उंगली तैरते पानी में गिर गई। झोऊफेन ने अपनी उंगली फिर से जीवित कर ली और पानी को एक बार फिर से थाम लिया। झोऊफान ने देखा कि पहले असहयोगी जीव उसकी उंगली को निगलने लगे। उसने उंगली को पानी में घोल दिया ताकि वे आसानी से ऐसा कर सकें। फिर उसने मुट्ठी भर पानी वापस झील में फेंक दिया। इस क्रिया से उसकी घुली हुई उंगली पूरी झील का एक हिस्सा बन गई। हालांकि उसकी उंगली छोटी थी, फिर भी उसमें इतनी शक्ति थी कि वह एक पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती थी। उसकी नोक भी एक झील को भरने के लिए काफी थी। उसकी उंगली के जुड़ते ही विकसित सूक्ष्मजीव तेजी से बदलने लगे। वे एक साथ इकट्ठा हुए और दूसरी चीजें बनाने लगे। कुछ ही मिनटों में एक मछली झील में तैरने लगी। 1 घंटे में एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र झील में भर गया। यहां तक कि उसका विस्तार भी हो रहा था। झोऊफान ने झील का 1/4 पानी लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। हालांकि झील जीवन निर्माण का मुख्य केंद्र होगी, लेकिन अब समुद्र भी ऐसा कर सकेगा। हालांकि झील में मछलियां बनना शुरू हो गईं, लेकिन विकास यहीं नहीं रुका। जहां कुछ मछलियों की प्रजातियां पानी की ओर विकसित होने लगीं, वहीं कुछ जमीन की ओर विकसित होने लगीं। एक मछली को पैर उगाने में केवल 1 घंटा लगा और जमीन पर चलने में 1 घंटा और लगा। 1 महीने के अवलोकन के बाद समुद्री जीवन अपने चरम पर पहुंच गया था। मछलियों की कई अलग अलग प्रजातियां थीं। शार्क, ऑक्टोपस, ईल और यहां तक कि ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें केवल पौराणिक ही कहा जा सकता था। उदाहरण के लिए समुद्र में एक जगह थी जहां एक विशाल ऑक्टोपस रहता था। यह सैकड़ों फीट बड़ा था और धरती पर किसी भी जहाज को आसानी से नष्ट कर सकता था। ऐसा लगता था कि कुछ सूक्ष्म जीवों में दूसरों की तुलना में ज्यादा विकसित होने की क्षमता होती है।
एक और उदाहरण था एक विशाल शार्क का। यह शायद एकमात्र ऐसा समुद्री जीव था जो विशाल ऑक्टोपस के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता था। हालांकि ये तभी संभव था जब आप समुद्र की सबसे गहराई में स्थित विशालकाय जल मकड़ी को नजरअंदाज कर देते। जहां तक जमीनी जानवरों की बात है तो वे अभी अभी विकसित होना शुरू हुए थे। शेर जैसा एक जानवर ज्यादा समय पहले ही बना था, लेकिन चीजें अभी भी विकसित हो रही थीं। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि सभी जीवों में प्रतिभा होती है, और यह सिर्फ साधना की प्रतिभा नहीं थी। कुछ जीवों में विशाल शिकारी बनने की क्षमता होती है, जबकि कुछ खरगोश और चूहे बनकर रह जाते हैं। जियाओलोग और अन्य जानवर चरम अस्तित्व के प्रमुख उदाहरण थे। बहुत जल्दी 1 साल बीत गया। इस दौरान जमीनी और आसमानी जानवरों का विकास रुक गया। अलग अलग रूपों वाली कई अलग अलग प्रजातियां विकसित हो गईं। कुछ धरती के जानवरों जैसी थीं, तो कुछ बिल्कुल अलग। सागर की तरह धरती पर भी एक शिखर अस्तित्व का जन्म हुआ था। हालांकि वह केवल एक ही था, 2 पंखों और शल्कदार शरीर वाला एक विशालकाय प्राणी जो आकाश और धरती दोनों पर राज करता था। वह दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर सोता था और पूरी धरती उसका क्षेत्र थी। एक बार उसने समुद्र तक अपना क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन विशाल ऑक्टोपस ने उसे रोक दिया था। फिर भी उसने एक समय पर उसे परास्त करना शुरू कर दिया। वह तभी पीछे हटा जब विशाल शार्क ने अपने क्षेत्र पर खतरा भांपकर विशाल ऑक्टोपस के साथ मिलकर उस जीव को पीछे धकेल दिया। झोउ फैन ने देखते हुए उस जीव को ड्रैगन नाम देने का फैसला किया। हालांकि वह जियाओलोग से बहुत अलग था, फिर भी उसमें बहुत सारी समानताएं थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे दोनों ड्रैगन थे, बस ड्रैगन की अलग अलग प्रजातियां थीं। जहां तक ताकतवर की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि यह नया ड्रैगन ही था। आखिरकार तकनीकी रूप से तो ये झोउ फैन से ही पैदा हुआ था, इसीलिए इसका आकार पहाड़ जितना था। यहां तक कि समुद्री जानवर भी दूसरे जानवरों को धूल चटा देते थे। ये सरासर नाइंसाफी थी। अगर जियाओलोग झोउ फैन की उंगली से पैदा हुआ होता तो बात अलग होती, लेकिन वह पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कभी नहीं जीतेगा। साधना के साथ उनकी शक्ति का अंतर कम हो जाएगा। हालांकि अगर वे दोनों नश्वर जानवर होते तो जियाओलोग हार जाता, लेकिन अगर वे दोनों नवजात आत्मिक क्षेत्र के साधक होते तो शायद वह न हारता। आखिरकार झोउ फैन से पैदा होने का लाभ खो जाएगा क्योंकि वे खेती करना जारी रखेंगे। हालांकि सब कुछ विकसित हो चुका था, झोउ फैन निराश था। हालांकि पौराणिक जानवर थे, लेकिन इंसानों जैसी कोई प्रजाति नहीं थी। गहराई से सोचने पर शायद इंसानों के जन्म का कारण दुनिया में रहने वाले दाव ही थे। ऐसी स्थिति में झोउ फैन को पृथ्वी पर मौजूद नश्वर दाव जैसा ही एक नश्वर दाव बनाना होगा ताकि वह एक समान जाति का निर्माण कर सके। दुर्भाग्य से वर्तमान झोउ फैन के लिए यह असंभव था। भले ही उसने पृथ्वी के नश्वर दाव को पूरी तरह से समझ लिया हो, फिर भी वह अपना खुद का दाव बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। हालांकि वह शायद बहुत दूर नहीं है। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह एक और क्षेत्र में प्रवेश कर जाए और ब्रह्मांडीय दाव को उस क्षेत्र की सीमा तक समझ ले तो वह एक नश्वर दाव का निर्माण कर सकेगा। लगता है वो दुनिया में कुछ वक्त बिताएंगे। ऐसा नहीं कि वो शिकायत कर रहे थे। झोउ फैन ने जो दुनिया बनाई थी वो बेमिसाल खूबसूरत थी। और तो और वो धरती से भी बड़ा ग्रह था, बल्कि वो धरती से 5 गुना बड़ा था। चून की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पर ड्रैगन का कब्जा था, झोउ फैन ने दुनिया के केंद्र में साधना करने का फैसला किया। जब उसने अपनी तलवार देखी तो उसे एहसास हुआ कि नश्वर दाव का एक और फायदा ये था कि यह व्यू को हमेशा के लिए शक्ति प्रदान कर सकता था। इससे उसे अपनी तलवार वापस मिल जाएगी। झोउ फैन ने साधना शुरू करने से पहले एक त्वरित मुस्कान दी। जल्द ही 100 वर्ष बीत गए। झोउ फैन अंतरिक्ष के 5वें स्तर पर पहुंच गया और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अगले 300 वर्ष शीघ्रता से बीत गए। झोउ फैन अंतरिक्ष के 10वें स्तर पर पहुंचकर चकनाचूर हो गया और खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि कोई बड़ी सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन वह उस जीवन को नष्ट करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था जिसे उसने अभी अभी बनाया था। झोउ फैन अंतरिक्ष में चला गया और 1000 प्रकाश वर्ष दूर चला गया। उसके बाद उसने पुनः साधना शुरू की। 500 साल बीत गए और झोउ फैन ने अपनी आंखें खोली। वह अभी अभी एक नए क्षेत्र में आया था। वह जो करने जा रहा था उसके कारण झोउ फैन ने उस क्षेत्र का नाम छोटा दाव निर्माण रखा। जब उसने प्रवेश किया तो कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति बहुत ज्यादा थी। हालांकि वह अपनी शक्तियों को परखने के लिए बेचैन था, झोउ फैन वहीं रुका रहा और दाव को समझने लगा। 1000 साल बीत गए। झोउ फैन के लिए ये समय बहुत मायने रखता था। उसने अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा इस एकांतवास में बिताया था। इसमें तो पहले के साम्राज्यों को तोड़ने का समय भी शामिल नहीं था। झोउ फैन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। अनगिनत रंग उभर आए और झोउ फैन का शरीर पहले से कहीं ज्यादा भव्य लगने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी दाव की समझ 5% तक पहुंच गई थी। अपनी नई सफलता के साथ झोउ फैन को एक नश्वर दाव बनाने का पूरा भरोसा था।
हालांकि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, लेकिन दाव का ज्ञान उसके पूरे मन में व्याप्त था। वह उस ज्ञान को एक नश्वर दाव बनाकर व्यक्त करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पा रहा था। वह तुरंत उस सृष्टि के मूल में प्रकट हुए जिसे उन्होंने जीवन दिया था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मूल को पकड़ लिया, फिर उसे चूर चूर कर दिया और अपनी शक्ति से उस मूल रहित शब्द को बनाए रखा। फिर उसने अपनी सारी शक्ति और ज्ञान लगाकर उस जगह पर एक छोटा सा धूसर गोला बना दिया जहां पहले कोर था। जैसे जैसे उसने उसमें और क्यूई और ज्ञान डाला, धूसर कोर फैलने लगा। पुराने केंद्र के आधे आकार तक पहुंचने से पहले ही झोउफान की ची लगभग समाप्त हो चुकी थी। अपने मन में भरे ज्ञान से उत्पन्न हताशा और हल्के पागलपन के उन्माद में झोउफान ने अपना मुंह खोला और ब्रह्मांड से अराजकता ची को चूसना शुरू कर दिया। झोउफान द्वारा ची के तीव्र अवशोषण से एक तूफान पैदा हो गया। यदि उसकी अवचेतन सुरक्षा न होती तो दुनिया धूल में मिल जाती। झोउफान की फटी हुई त्वचा और आंखों से खून बहने लगा जब उसने नश्वर दाव बनाने की कोशिश की। वह लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था जब उसने आखिरकार रुककर ऐसा किया। एक पल में फटी हुई जगह और तूफान अपने आप ठीक हो गए और थम गए। झोउफान जमीन पर हाँफ रहा था और दुनिया के बीचों बीच तैरते उस बड़े से भूरे कोर को भूर रहा था। वह खुद को ठीक भी नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चला गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। झोउफान की बंद आंखें अचानक खुल गईं। पिछले साल वह अपनी गंभीर चोटों के कारण बेहोशी और उपचार की अवस्था में रहा था। यह एक चमत्कार ही था कि उसकी साधना को कोई चोट नहीं पहुंची। झोउफान खड़ा हुआ और हवा में तैरते हुए धूसर कोर को देखने लगा। उसे उससे एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी किसी और चीज में महसूस नहीं किया था, मानो वह कोर सचमुच उसका ही एक हिस्सा हो। एक नज़र में ही झोउफान बता सकता था कि कोर पर उसका पूरा नियंत्रण है, मानो वह उसकी बाँह हो। फिर भी उसने उससे वहीं तैरने दिया। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था और अगर होता भी तो वह दुनिया की संरचना को खतरे में डाल देता, क्योंकि अब वह उसमें विलीन हो चुकी थी। झोउफान अब दुनिया के भविष्य की ओर देख रहा था। चूंकि यह उसके नश्वर दाव के साथ विलीन हो चुका था, इसलिए यह झोउफान के साथ ही बढ़ता रहेगा। इसका मतलब यह भी था कि उसे दुनिया की रक्षा करनी थी। अगर यह कभी नष्ट हो गई तो उसे गंभीर चोट लगेगी, पहले से कहीं ज्यादा। एक और बात जो ध्यान देने लायक थी वह ये थी कि उसका कोर बिल्कुल वैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सहज रूप से उसे वैसा ही बना लिया हो। बेशक वह उसके कोर से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ देर तक कोर को घूरने के बाद झोउफान ने उसके चारों ओर सैकड़ों संरचनाएं बना दी। हालांकि उसने कहा था कि अगर दुनिया नष्ट हो गई तो वह घायल हो जाएगा, लेकिन यह कहना ज्यादा सटीक था कि अगर कोर नष्ट हो गया तो वह घायल हो जाएगा। और जब तक कोर बरकरार रहेगा, दुनिया जिंदा रहेगी। कोर छोड़ने से पहले झोउफान ने उस ग्रह का नाम रखने का फैसला किया। ये नाम शायद लंबे समय तक उसके पास रहेगा। सोच विचार के बाद उसने इसे झोउ दुनिया नाम देने का फैसला किया। फिर वह केंद्र से निकलकर शिखर तक पहुंचा। किसी कारण से ऊपर की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो गई। जब 1 मिनट बीत जाने के बाद भी वह शिखर तक नहीं पहुंचा तो झोउफान ने अपनी गति और तेज कर दी। अंततः उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करने और सतह पर टेलीपोर्ट होने का निर्णय लिया। जब वह प्रकट हुआ तो उसे जो दृश्य दिखाई दिया वह अप्रत्याशित था। विशाल भूमि उसकी नजरों से परे फैली हुई थी। झोउफान के पास विशाल वृक्ष खड़े थे। बस एक ही समस्या थी कि झोउ दुनिया में इतने बड़े पेड़ पहले कभी नहीं थे। झोउफान ने एक बार फिर अपनी दिव्य अनुभूति दुनिया भर में फैलाई और इस बार एक पल रुककर देखा कि क्या हो रहा है। एक पल में झोउफान हक्का बक्का रह गया। झोउ विश्व, जिसे कभी सिर्फ एक मध्यम आकार का ग्रह माना जाता था, अब बहुत बड़ा हो गया था। जो तारे कभी ग्रहों से ऊंचे दिखाई देते थे, अब आकार में झोउ विश्व के बराबर ही रह गए थे। अपनी नई सफलता के साथ इतना बड़ा आकार उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर भी झोउफान इस बात से उबर नहीं पाया कि ग्रह इतना बड़ा हो गया था। स्वाभाविक रूप से इसका कारण केवल एक ही चीज हो सकती थी, झोउफान का नश्वर दाव। ग्रह का आकार शायद इसलिए बड़ा हो गया होगा क्योंकि वह अपने भीतर इतनी शक्ति धारण नहीं कर पा रहा था। हालांकि झोउफान को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। झोउफान के लिए इस समय असामान्य घटनाएं असामान्य नहीं थीं। ये तो कहना ही क्या कि दुनिया का बड़ा होना ही एकमात्र असामान्य घटना थी। अभी भी केवल 4 बड़े जीव थे और उनका आकार कुछ भी नहीं बड़ा था। कोई भी जानवर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, न ही कोई नई प्रजाति आई थी। जानवरों में बस इतना ही फर्क था कि उनकी आबादी बढ़ गई थी। ये बढ़ोतरी भी कोई खास नहीं थी। दरअसल दुनिया को जानवरों से भरने के लिए झोउफान को खुद कुछ करना होगा। आकार में अचानक हुई वृद्धि के कारण मौजूदा दुनिया का ज्यादातर हिस्सा खाली था। हालांकि सर्वोच्च जानवर बड़े हुए आकार का भरपूर आनंद ले रहे थे।
चारों ओर देखने और नई दुनिया की सुंदरता को निहारने के बाद झोऊ फैन काम पर लग गया। उसने अपनी नई शक्ति का पहला परीक्षण छोटे दाव सृष्टि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किया। अब वह 10,000 प्रकाश वर्ष प्रति मिनट की गति से गति कर सकता था। हालांकि झोऊ फान को बाकी आकाशगंगा का अन्वेषण करने का मन तो था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। झोऊ विश्व में उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। जहां तक उसकी ताकत की बात है, झोऊ फान ने उसका परीक्षण भी नहीं किया। अगर उसने ऐसा किया तो वह सौरमंडल को नष्ट कर सकता है। अगला काम दुनिया की आबादी बढ़ाना था। एक बार फिर दुनिया जीवन क्यूई से आच्छादित हो गई, केवल 4 सर्वोच्च जानवरों को छोड़कर। चूंकि झोऊ फान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए दुनिया भर के जानवर बहुत तेजी से प्रजनन कर पाए। हालांकि यह माँ और पिता के लिए मुश्किल था, लेकिन लाइफ क्यूई की बदौलत वे इसे झेल पाए। दुनिया भर में जीवन क्यूई फैलाने के बाद झोऊ फैन झोऊ दुनिया में पैदा हुए सर्वोच्च जानवरों को देखने गया। यद्यपि पहले वे दुनिया को आपस में बांटने में सक्षम थे, लेकिन अब वे इसका 1% भी हिस्सा नहीं घेरते थे। यदि वे अपना पूरा जीवन विश्व भ्रमण में बिता दें तो भी वे आधी यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। झोऊ फान एक बात समझ पाया कि इन महान जानवरों की उम्र कितनी है। हालांकि हजारों साल बीत चुके थे, ये तो बस दूसरी पीढ़ी थी। और यह भी कि नए जानवर सिर्फ 100 साल पुराने थे। झोऊ फान को उम्मीद थी कि कुछ सालों बाद और भी कई श्रेष्ठ जानवर होंगे। अगर दुनिया के विस्तार के बाद और जानवर न हो तो यह अजीब होगा। झोऊ फान की ज्यादा दिलचस्पी एक मानव जैसी प्रजाति बनाने में थी। काफी समय से यही उसका लक्ष्य था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे पूरा करे। एक बड़ा मुद्दा बुद्धि का था। झोऊ दुनिया के सर्वोच्च जानवर लगभग इंसानों जितने ही बुद्धिमान थे, लेकिन वे एक से ज्यादा संतान पैदा करने में सक्षम नहीं थे। झोऊ फान एक ऐसी प्रजाति चाहता था जो इंसानों की तरह प्रजनन कर सके और साथ ही ज्यादा शक्तिशाली भी हो। बेशक वह उन्हें साधना सिखाएगा, लेकिन वह चाहता था कि वे सामान्य इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली पैदा हों। उसकी मौजूदा ताकत के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह उन्हें कितना शक्तिशाली बना सकता था। झोऊ फान का लक्ष्य था कि वे बिना चीके कोर निर्माण की शक्ति के साथ पैदा हों। इससे वे उसी लोक में किसी भी अन्य अस्तित्व से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। एकमात्र ऐसी जाति जो उनसे मुकाबला कर सकती थी वह थी मनुष्य। हालांकि झोऊ फान के जीवनकाल में मनुष्य ने कई कमजोरियां दिखाई थीं, फिर भी झोऊ फान का मानना था कि मनुष्य एक अनोखी जाति है। आखिर वह इंसानों से ही तो पैदा हुआ था। हालांकि उसके जैसा कोई शायद दोबारा पैदा न हो, लेकिन उसके जैसा अच्छा इंसान तो जरूर पैदा हो सकता है। झोऊ फान ने कई बार सोचा था कि क्या वह एक अप्राकृतिक रचना है। उसने सोचा था कि वह ब्रह्मांड का पुत्र हो सकता है या ब्रह्मांडीय दाव का मानवीकरण। हालांकि अंततः उसने यही मान लिया कि वह एक अजीब दुर्घटना थी। संभवतः उसका जन्म विशुद्ध संयोग से हुआ था। वह बिना किसी नियति या जीवन के उद्देश्य के पैदा हुआ था, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका। खैर, झोऊ फान को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि वह मानव जाति की नकल कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि वह एक बहुत ही मिलती जुलती जाति बना सके और शायद एक दिन वे अपनी असीम क्षमताओं के साथ मनुष्यों के समान हो जाएं। ऐसा लग रहा था कि यह संयोग पर निर्भर होगा। जहां तक नस्ल बनाने की बात है, झोऊ फान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें सच्ची चेतना देने का फैसला किया। उनकी बुद्धि इंसानों से भी ज्यादा होगी। प्रजनन की समस्या के लिए झोऊ फान के पास कुछ विचार थे। झोऊ फान ने समुद्र में हाथ डाला और 2 सूक्ष्मजीवों को बाहर निकाला। जीवन ची को सीधे इस्तेमाल करके देखने के बजाय झोऊ फान ने उन्हें पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उनके स्वरूप और गुणों का मार्गदर्शन किया और साथ ही उन पर विभिन्न प्रकार की क्यूई का प्रयोग भी किया। मनुष्यों की तरह उनमें भी हर प्रकार की क्यूई का उपयोग करने की क्षमता होगी। थोड़ा सोचने के बाद झोऊ फैन ने उन्हें मानवों के समान शरीर का आकार देने के लिए डिजाइन किया, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं अलग थीं। इंसानों के अलग अलग हेयर स्टाइल और रंगों के बजाय नई नस्ल के बाल सफेद होंगे जो हमेशा लंबे ही रहेंगे जब तक कि वे उन्हें छोटा न करना चाहें। सफेद बाल शुद्ध और सुंदर होंगे, साथ ही लिंग के आधार पर ज्यादा मर्दाना या स्त्रैण भी होंगे। इसके बाद उनकी आंखों के केवल 2 रंग होंगे, लाल और बैंगनी। लाल रंग पुरुषों का प्रतिनिधित्व करेगा जबकि बैंगनी रंग महिलाओं का। लाल रंग गहरा और ब्रह्मांडीय होगा जबकि बैंगनी रंग भी गहरा और ब्रह्मांडीय होगा। कुछ महत्वहीन विशेषताओं में मामूली बदलाव के साथ झोऊ फैन ने अपनी नई दौड़ का डिजाइन पूरा कर लिया। वह उन्हें स्वर्गीय कहता था, बस अब उन्हें अपने आकार में विकसित होने देना बाकी था। जीवन क्यूई के एक विशाल विस्फोट के साथ ये छोटे जीव अपने दिव्य आकार में बढ़ गए। लाल आंखों वाला एक नर था, बैंगनी आंखों वाला दूसरा मादा था। होश में आने से पहले ही झोऊ फान ने उन्हें एक बगीचे में पहुंचा दिया जिसे उसने कुछ समय पहले ही बनाया था। ये दुनिया के उस पार था जहां अभी तक जानवर पैदा नहीं हुए थे। वहां बस फल और सब्जियों का ढेर था। वे शाकाहारी नस्ल नहीं थे, लेकिन झोऊ फान ने उन्हें अभी के लिए अकेला छोड़ने का फैसला किया।
जैसे ही उसने उन्हें भेजा, झोऊ फैन ने अंग्रेजी भाषा और उनकी जाति का नाम उनके दिमाग में डाल दिया। उन्होंने 2 पुस्तकें भी बनाई और उन्हें उनके बगल में जमीन पर टेलीपोर्ट कर दिया। वो पुस्तक उन्हें साधना और कई अलग अलग चीजें सिखाती थी, जैसे कि गणना और रचनाएं। उन्हें वर्तमान संसार में जीवित रहने के लिए वास्तव में साधना की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर में पहले से ही एक मूल संरचना साधक की शक्ति थी। लेकिन झोऊ फैन ने उन्हें संसार में एकमात्र साधक बनाने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने सभी प्राणियों के मन में, यहाँ तक कि सर्वोच्च पशुओं के मन में भी मूल साधना ज्ञान स्थापित किया। भविष्य में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी या सर्वोच्च पशु के मन में ये ज्ञान होगा। जहां तक क्यूई का सवाल है, झोऊ फान ने जल्दी ही एक क्यूई उत्पादक सरणी स्थापित कर दी जो पूरी दुनिया में अवशोषित करने योग्य क्यूई का उत्पादन करेगी। ये वर्षों तक चलती रहेगी। अब बस इंतजार करना बाकी था। झोऊ फान ने अगले कुछ साल दुनिया के विकास को देखते हुए बिताए। निस्संदेह उसने सबसे ज्यादा समय खगोलीय पिंडों को देखने में बिताया। चूंकि वे वयस्क शरीर के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें प्रजनन शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनकी रचना के 1 साल बाद ही उन्हें एक बच्चा हुआ। ये झोऊ विश्व में जन्मा पहला प्राकृतिक खगोलीय प्राणी था। बच्ची एक लड़की थी जिसका नाम उन्होंने अन्ना रखा था। झोऊ फैन को उसके जन्म के साथ ही उसमें गहरी दिलचस्पी हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उसमें अपार प्रतिभा का आभास था। यद्यपि वह उसकी प्रतिभा को परखने के लिए उत्सुक था, फिर भी उसने दिव्य जाति के काम में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। किसी भी तरह उसे साधना शुरू करने में केवल 5 साल ही लगे। पिछले साल दोनों दिव्यात्माओं ने बहुत पहले ही साधना शुरू कर दी थी। दुर्भाग्य से उनकी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि उनके पास राजा श्रेणी के मध्याह्न रेखाएं हैं। हालांकि धरती पर वापस आना बहुत अच्छा होगा। झोऊ फान निराश था क्योंकि वे उसके दिमाग से पैदा हुए थे। हालांकि अन्ना को निराश नहीं होना चाहिए। उसने तो यहाँ तक अनुमान लगाया कि उसकी प्रतिभा जानवरों से भी ज्यादा है। चूंकि झोऊ फान के पास खाली समय था, उसने और भी कई मध्याह्न रेखाओं की रैंकिंग बना ली थी। सम्राट श्रेणी के मध्याह्न रेखाओं के अलावा अब देवता, सर्वोच्च देवता और अमर श्रेणी के मध्याह्न रेखाएं भी थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि जानवर अमर या सर्वोच्च देवता के पद पर थे, जबकि अन्ना उससे भी ऊपर होनी चाहिए। झोऊ फैन ने अन्ना को बड़ा होते हुए देखते हुए 5 साल बहुत जल्दी बीत गए। यही वह दिन था जब उसने साधना शुरू की। उसके माता पिता ने उसे कमरे से बुलाया और बैठने को कहा। इसके बाद उन्होंने अगले 1 घंटे तक उसे खेती के बारे में समझाया और यहाँ तक कि उसे वह किताब भी दी जो उन्होंने बहुत समय पहले याद कर ली थी। अन्ना पहले तो दंग रह गईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने साधना को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लिया। आखिरकार उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता को अद्भुत काम करते हुए देखा था। साधना शुरू करने से पहले ही उसके माता पिता ने उसे उड़ना सिखा दिया था। चूंकि दिव्य प्राणी एक कोर फॉर्मेशन साधक के शरीर के साथ पैदा होते हैं, इसलिए वे 5 साल की उम्र होते ही उड़ने में सक्षम हो जाते थे। जैसी कि उम्मीद थी, अन्ना ने इसे तुरंत ही सीख लिया। अगले कुछ सालों में उसने साधना शुरू कर दी। उसकी गति अपने माता पिता से कहीं ज्यादा तेज थी और उसे कोर फॉर्मेशन में आने में सिर्फ 1 साल लगा। उसके माता पिता, जो नवजात आत्मा क्षेत्र में थे, अन्ना की प्रगति से बहुत हैरान हुए। उसकी गति से ज्यादा समय नहीं बीता कि उनकी बेटी उनसे आगे निकल गई। और सचमुच 1 साल बाद अन्ना उनसे आगे निकल गई और नवजात आत्मा के 5वें स्तर पर पहुंच गई। अगले साल उसके माता पिता को एक और बच्चा हुआ। वह अन्ना जितनी प्रतिभाशाली तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी भाग्यशाली था क्योंकि वह स्पिरिट लेवल मेरिडियन के साथ पैदा हुआ था। अन्ना ने अपने भाई के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। उस साल वह आत्मा निर्माण के 5वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और अपनी मौजूदा जिंदगी से उबने लगी थी। उसके लिए बस बगीचा और उसका परिवार ही था। उसने अपने अलावा कभी किसी जानवर या किसी और अस्तित्व को देखा या सुना भी नहीं था। इसलिए अगले 5 वर्षों के बाद उसने एक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। अगर वह पृथ्वी पर ऐसी यात्रा करती, तो अपनी नई और उन्नत 7वीं स्तरीय आत्मा निर्माण साधना से वह कुछ ही सेकंड में हर कोने तक पहुंच जाती, लेकिन झोऊ विश्व में उसे एक चक्कर लगाने में भी कई वर्ष लग जाते। आखिरकार ये ग्रह झोऊ फैन के पुराने सौर मंडल से कई गुना बड़ा था। अन्ना को एक बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी साधना बहुत धीमी पड़ रही थी। 5 सालों में वह केवल 2 और स्तरों को ही पार कर पाई थी। उसे पता नहीं था कि वह इतनी जल्दी आगे बढ़ गई थी, और इसका एकमात्र कारण झोऊ फैन था। वह चाहता था कि वह झोऊ दुनिया में जल्द से जल्द बच जाए। अन्यथा सर्वोच्च जानवरों और नए आत्मिक जानवरों के निरंतर विस्तारित अस्तित्व के कारण दिव्य जाति का सफाया हो जाएगा। आत्मिक पशु वे पशु थे जो सफलतापूर्वक साधना पथ पर चल पड़े थे। जहां तक सर्वोच्च पशुओं की बात है, अब उनकी संख्या 20 से भी ज्यादा थी। पहले 4 अभी भी सर्वोच्च हैं, लेकिन वे अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। यद्यपि अन्ना की ताकत अविश्वसनीय थी, फिर भी सर्वोच्च जानवरों को उसे पकड़ने में अधिक समय नहीं लगा।
झोऊ फैन ने झोऊ विश्व में जो भी संवर्धन किए थे उनके कारण शून्यता से पहले प्रत्येक क्षेत्र को तोड़ना साधना के समय की तुलना में हजारों गुना अधिक आसान हो गया था। बेशक इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए न्यूनतम स्तर की प्रतिभा की आवश्यकता थी। यदि झोऊ फैन का जन्म वर्तमान झोऊ विश्व में हुआ होता तो वह पहले ही शून्य पारगमन या उससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच चुका होता। फिर भी वह खुश था कि उसे नीचे से काम करना पड़ा। इससे सब कुछ बहुत मीठा लग रहा था। जैसे ही अन्ना अपनी यात्रा पर निकली झोऊ फैन ने उस पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। एक बार फिर खुद पर ध्यान देने का समय आ गया था। हालांकि दुनिया बनाना मजेदार था, फिर भी वह साधना जारी रखने के लिए तैयार था। बाकी सब तो बस एक गौण मिशन था। एकांतवास में जाने से पहले झोऊ फान ने दिव्य प्राणियों को बिना किसी दोष के अस्थायी रूप से अंतःप्रजनन करने में सक्षम बनाया। आखिरकार उन्हें कुछ समय के लिए अंतःप्रजनन तो करना ही था, अन्यथा वे कभी भी दूसरी पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। झोऊ फान को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने जल्दी से समस्या हल कर ली। फिर वह आसमान में उड़ गया। हालांकि वह बीच हवा में ही रुक गया। हालांकि उन्हें अपने आप बढ़ने देना अच्छा था, लेकिन उसे उन्हें एक लक्ष्य बनाना चाहिए था जिस पर आगे बढ़ना है। अन्यथा साधना का एकमात्र उद्देश्य दुनिया पर राज करना और दूसरों को मारना होगा। ये झोऊ विश्व के लिए दीर्घकालिक रूप से अच्छा नहीं होगा। इसलिए झोऊ फान ने जल्दी से दुनिया के केंद्र पर एक विशाल तैरता हुआ महल बनवाया। उसने उसके प्रवेश द्वार तक तैरती हुई सीढ़ियां बनवाईं। अब से दुनिया की हर जाति का लक्ष्य महल तक पहुंचना होगा। हर कदम पर सीढ़ियां और दबाव डालती जा रही थीं। शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें 5वें चरण के अंतरिक्ष भेदक साधक के बराबर शक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसा निकट भविष्य में नहीं होने वाला। आशा करता हूँ आप सभी को पार्ट 4 अच्छा लगा होगा। अब चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो तो 2 घंटे का भी नहीं है। तो मैं बता दूं इसमें भाई 20 चैप्टर एक्सप्लेन है। अब इस वाले नावल के चैप्टर काफ़ी छोटे छोटे हैं और इसमें 800 से अधिक चैप्टर हैं, अभी आ भी रहे हैं। तो होगा जैसे देखा जाएगा। ये वाली ख़त्म होगी तो दूसरी नावल शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए टाटा बाय बाय।